Raksha Mantri gave the statement about the POJK. As far as the Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which is being given by the government of India. वो कह रहा है कि कुछ दिनों में मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी। उन्होंने कहा है कि वी आर रेडी, वी आर वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट्स कॉल। हमें कॉल दे तो हम बड़ी जल्दी स्विफ्टली वी कैन टेक ओवर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। है उसकी आदत, डरा रहा है मेरी फितरत, डरा नहीं। शहबाज शरीफ भी 24 नवंबर को जा रहे हैं 2 रोज़ा दौरे पर तुर्की। कि ये क्या पक्की रोज हमें देते हैं आईनी तौर पर, हम ये आईनी तौर पर ये सारे काम यहाँ आईनी किए आपने नहीं। फॉरेन अकाउंट्स जो हैं और जो फॉरेन हेवंस में आपकी रकम है वो आइन के तहत और उससे ऊपर आइन रगड़ के उसको साफ करके भेजते हैं आप। आज भी यदि सीमा पर जरूरत होगी, यदि फौज को कहीं से कोई कमी दिखाई देगी, हमारे पूर्व सैनिक भी सीमाओं पर आज भी जाने के लिए तैयार रहते हैं। उनकी पॉलिटिकल जो रूलिंग एलीट है, इफ दे मेक अप देयर माइंड एंड गिव अ सिग्नल टू देम, पीओके चाहिए, पीओके धैर्य रखिए, धैर्य। उन्होंने टाइमिंग देखकर ये स्टेटमेंट दी है। 6 घंटे पहले इंडिया टुडे में ये न्यूज आई। डिफॉल्ट का मतलब यह है कि आपने किसी के पैसे देने हैं इंटरनेशनल अदारे के और वो पैसे आप नहीं दे पा रहे। हमारे माशी हालात बहुत ख़राब है, ठीक है। हमारे इंडस्ट्रीज रुकी हुई हैं, डॉलर खुदा जाने कहाँ गया, अब उसको कोई देख भी नहीं रहा। गैस, ऑयल, कीमतें IMF के साथ आता, सब कुछ। अब जो रीसेंट स्टेटमेंट उनकी आई, आर्मी जनरल जिसका अब्दुल बसीर में बात कर, उन्होंने ट्वीट में कहा है, उन्होंने एक तो सबसे पहले मजाक उड़ाया है जो आप लफ्ज कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं, और फिर उन्होंने दूसरी स्टेटमेंट दी है कि इस्लामाबाद के अंदर इस्लाम नाम की कोई चीज नहीं। बहुत 6 साल में जो है वो इतना नोट छापा है बाजवा साहब ने, इतना नोट छापा है बाजवा साहब ने। और उन्होंने कहा कि इन्होंने अगर हमारी सॉवरेनिटी की इन्होंने रिस्पेक्ट ना की तो हम इस्लामाबाद को अपना सेकंड कैपिटल बनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, कुछ ना कुछ समय पर चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से उस टाइप की स्टेटमेंट अभी भी मतलब फ्रीक्वेंटली नहीं आती है, लेकिन हमारे होम मिनिस्टर हो या फिर कहे कि हमारे रक्षा मंत्री हो या फिर आर्मी चीफ हो, किसी न किसी के मुंह से सेंटेंस हमेशा निकलना अब शुरू हो चुका है कि भाई आज नहीं तो कल POK हम ले लेंगे। अब देखिए, ऐसा नहीं कि हम अभी से कह रहे हैं, 1947 से कह रहे हैं, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है ना वो पिछले दिनों से बड़ी है। और ऊपर से सिचुएशन ये है कि ये वही गवर्नमेंट है जो कर सकती है, मतलब 370 हो, 35A हो, राम मंदिर वाली मुद्दा हो, और मान लीजिए कि फ़िलहाल हम POK में कुछ करते तो ऐसा नहीं कि हमारा नुकसान नहीं होगा, डेफिनेटली हमारा भी नुकसान होगा यहाँ पर। लेकिन जो चीज़ है कि जो पिछले 70-75 सालों से 74 सालों से जो एक चीज़ चली आ रही है कि भाई हमारा कश्मीर था और हमने हमारी गलती से छोड़ दिया। अगर वहाँ पर नेहरू ने UN में न जाते, क्योंकि सबसे पहला केस ही हमारा था, अगर मान लीजिए वो न जाते तो हमारी आर्मी ने यहाँ पर जो भी जो एरिया है कबायलियों ने या फिर कहे कि पाकिस्तानी आर्मी ने कब्जा किया था वापस लेना शुरू कर दिया था। कई सारे एरिया छुड़वा लिए थे हमने, तो आज पूरा का पूरा कश्मीर हमारे पास होता। तो कहने का मतलब ये है कि कर सकती है तो यही गवर्नमेंट कर सकती है, अदरवाइज मान लीजिए कि इसके बाद कोई अलग गवर्नमेंट आती है तो मुझे नहीं लगता। और जिस टाइप की मेजोरिटी फ़िलहाल गवर्नमेंट को मिल रही है वो देखते लग रहा है कि भाई यही गवर्नमेंट है जो कर सकती है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। Raksha Mantri gave the statement about the POJK. As you are aware that parliamentary resolution already exists on the subject, so therefore it's nothing new. It is part of the parliamentary resolution. As far as the Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which is being given by the government of India. And whenever such orders are given, we'll always be ready for it. कहती हैं अब एक और नई स्टेटमेंट जो आई है उनकी एक आर्मी ऑफिसर की तरफ से, उस पे आप क्या कहेंगे? जो भारत में जो आर्मी चीफ, हाँ, मैं वो उसके बारे में बल्कि ये कहूंगा कि ये अब से 6 घंटे पहले की खबर है। वहां पे मीडिया पे उस पे इसको बताया गया है कि नॉर्दर्न आर्मी कमांड के अपिंद्रा जो है इंचार्ज हैं, उन्होंने कहा है कि वी आर रेडी, वी आर वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट्स कॉल। हमें कॉल दे तो हम बड़ी जल्दी स्विफ्टली वी कैन टेक ओवर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। दिस इज द जस्ट स्टेटमेंट 6 घंटे पहले आई। और उसमें सबसे मैं एक आपके देखने वालों को यह भी बताना चाहूंगा कि बहुत अरसा पहले जो भारतीय लेजिस्लेशन है
उन्होंने अपना एक कानून बनाकर रखा हुआ है कि वी हैव राइट टू टेक ओवर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। सो इनको दोबारा लेजिस्लेशन के लिए नहीं जाना पड़ेगा। अब वो डिपेंड करता है कि इफ उनकी पॉलिटिकल जो रूलिंग एलीट है, इफ दे मेक अप देयर माइंड एंड गिव अ सिग्नल टू देम, क्योंकि आपके तो इस वक्त जो है वो इंतशार इतना हो चुका है आपके अंदर, उनको भी एंजाइटी नजर आ रही है। उन्होंने टाइमिंग देखकर ये स्टेटमेंट दी है। 6 घंटे पहले इंडिया टुडे में ये न्यूज आई, मैंने जहां से पढ़ी। लेकिन इसके ऊपर भी, इससे पहले वहां के डिफेंस मिनिस्टर साहब ने आज से कुछ 2 हफ्ते पहले स्टेटमेंट इसी तरह की दी थी। वो किसी अपने आर्मी इंस्टीट्यूशन में खड़े थे, हमारे किसी ने उसको रिबट करने की कोशिश नहीं की। उसकी वजह मैं बताता हूं आपको। देखें आपके हालात क्या है। एक महीने से ज्यादा टाइम हो चुका है, आपके फॉरेन सेक्रेटरी ही मौजूद नहीं है, पोजीशन खाली है। तो जवाब किसने देना है? किसी की विल ही नहीं है, किसी की डायरेक्शन ही नहीं है, किसी की ख्वाहिश ही नहीं है। आज ये स्टेटमेंट आ चुकी है और ये देखनी चाहिए आपके, खासकर जो एटॉमिक पावर के जो रखवाले हैं, उनको चाहिए कि वो दिस इज हाउ योर नेबर्स आर असेसिंग यू। यू हैव बिकम वेरी प्रेडिक्टेबल, यू आर वेरी कैलकुलेटेड नाउ। लेकिन देखें, ये सारी चीजें होती तब हैं जब आपके अंदर कौमियत, नेशनलिज्म हो। जब आपके अंदर, जब आपके बच्चे लंदन में बैठे हों, टोरंटो में बैठे हों, अमेरिका में बैठे हों, तो आपका ध्यान वहां और वहां की प्रॉपर्टीज में होता है। आपका ध्यान पाकिस्तान, ना आपके इशू पाकिस्तानी होते हैं। अच्छा साहिब साहब, ये जो बातें हमने देखी कि बड़ी अलार्मिंग न्यूज है। एक तरफ अफगानिस्तान की बात आपने की, फिर हमने ये देखा कि अब इंडिया की तरफ से जो बात की गई है, और हमारे जो मसाइल हैं वो तो वहीं पर हैं। तो इस सिचुएशन में आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि सर अफगानिस्तान से तो हमारे ताल्लुकात मतलब ये कि बेहतर हो गए थे ना, यानी लग रहा था कि वो कुछ सिलसिला जो है, लेकिन फिर उसके बाद फिर वही सब कुछ शुरू हो गया। और अभी भी कुछ दिन पहले भी जो आप कह रहे हैं वहां पे हलाकतें तो हो ही रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो बॉर्डर की जो सिचुएशन रहती है वहां पर, और खारदार तारे और वो सारी आप जानते हैं, तो उसके हवाले से क्या आप समझते हैं कि अफगानिस्तान पे एक मरतबा फिर पाकिस्तान को दोबारा से जो है अपनी कोई स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगी? पाकिस्तान तो स्ट्रेटेजी बनाने की सलाहियत नहीं रखता ना, क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं है आपका। अब मैं बताना चाहता हूं कि उनके गुस्से की वजूहात क्या क्या है। एक तो ये कि उनको, एक तो मैं आपने प्लेट में रख के जो अपना अफगानिस्तान है वो प्लेट में रख के भारत को दे दिया गया। आप उन पे पैसे बनाते रहे उन पे, और वो वहां पे प्रोजेक्ट करते रहे। उन्होंने बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट किए हैं उनकी वेलफेयर के लिए, उनकी तरबियत के लिए। अभी भी इन सर्कमस्टांसेस में उन्होंने गंदम भेजी है जो वाया पाकिस्तान गई। तो वहां पे वो गुडविल के लिए काम कर रहे हैं, आप उनको बेच रहे हैं दुनिया में, और वहां बच्चे बच्चे को बताएं। इस वक्त भी अफगानिस्तान की नुमाइंदगी कतर कर रहा है, पहले आप करते थे, और उन्होंने कई दफा कहा है कि हमारा नाम लेकर आप पैसे ना बनाएं। अब जो रीसेंट स्टेटमेंट उनकी आई है, आर्मी जनरल जिसका अब्दुल बसीर में बात कर रहा हूं, अब्दुल बसीर शहजादी उसका नाम है, शहजाद उसका नाम। उन्होंने ट्वीट में कहा है, उन्होंने एक तो सबसे पहले मजाक उड़ाया है जो आप लफ्ज कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं। उन्होंने कहा ये कायदे आजम का टाइटल तो सिर्फ हमारे प्रॉफिट के लिए होना चाहिए, देखिए कैसी कौम है। उसका नाम मोहम्मद अली जिन्ना है तो ये उसको कहते हैं कायदे आजम। और फिर उन्होंने दूसरी स्टेटमेंट दी है कि इस्लामाबाद के अंदर इस्लाम नाम की कोई चीज नहीं है। और उन्होंने कहा कि इन्होंने अगर हमारी सॉवरेनिटी की इन्होंने रिस्पेक्ट ना की तो हम इस्लामाबाद को अपना सेकंड कैपिटल बनाएंगे। वी हैव सो मेनी समर्स ऑन आवर डिस्पोजल, दे विल बी ब्लास्टिंग इन एवरी सिटी एंड एवरी इंटरसेक्शन ऑफ पाकिस्तान अगेन। ये उन्होंने थ्रेट किया वाया ट्वीट। अब आपका क्या हाल है? आपके अदारे जो है वो नहीं देख रहे हैं। अब अच्छा, दूसरा मैं बताना चाहता हूं कि गुस्सा किस चीज का है। गुस्सा इस चीज का है कि पहले 2000 अफगानी पर डे के हिसाब से पाकिस्तान आते थे, बॉर्डर क्रॉस करते थे। आपने उनका एप्लीकेशन प्रोसेस कॉम्प्लिकेट कर दिया जानबूझ के उसको रोकने के लिए। अब इस वक्त 500 अफगानी बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं, क्योंकि आपने ऑनलाइन उसकी एप्लीकेशन कर दी है, और उसमें से आप एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट भी करते हैं। और उसके बाद मैं ये बताना चाहूंगा कि तोरखम और चमन का बॉर्डर, इतना ज्यादा करप्शन है वहां पे कि आप सोच नहीं सकते। वहां पे मैं बताना चाहता हूं आपकी कौन कौन सी एजेंसियां बैठी हैं। FIA वहां बैठा है, FC है, NLC है, कस्टम्स है, IB है, ISI है, आपके प्रोविंशियल पुलिस है वहां पे, और उस पे करप्ट, ये सारे वहां पे इतना पैसा बनाते हैं कि आप सोच नहीं सकते। तंग कर लिया है करप्शन की वजह से उन्होंने, और वो बेजार है। नफरतें पहले ही हैं, लेकिन उससे मजीद एग्रेशन है उनके अंदर कि आप सिर्फ करप्शन में मास्टर हैं। कमाल की खबर ये है कि ऑक्सफोर्ड और येल यूनिवर्सिटीज जो हैं दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज, उनको कहा गया है कि वो इंडिया में कैंपसेस ओपन करें। वाओ,
सुना है कि नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कोई उनको परमिशन दी है या फिर शायद वो प्लान रख रहे हैं कि वो अपने कैंपसेस हिंदुस्तान के अंदर खोल सकते हैं। कि इंडिया ने फैसला कर लिया हुआ है कि पाकिस्तान को हर जगह पे पाकिस्तान को इग्नोर करना है, आइसोलेट करना है, एंड दैट इज बेसिकली देयर स्टेट पॉलिसी। तो पहले ही तारीफ करते हैं इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की। हम कहते हैं भाई हमारा भी अगर ऐसा एजुकेशन सिस्टम बन जाता तो हम भी आज कहाँ के कहाँ होते। जो सेकंड स्लाइड में गवर्नमेंट सेट टू सेल एलएनजी प्लांट्स टू कतर, ये एक अफसोसनाक बात है। अफसोसनाक बात इसलिए है कि ये जो कमेटी इन्होंने बनाई है और ये फास्ट ट्रैक बेसिस पे पाकिस्तान अपने 2 एलएनजी प्लांट्स उनको बेच रहा है क्वाइटली। तो अब तीसरा पॉइंट क्या होगा, इंडिया एजुकेशन हब बन जाएगा। आप देखिए आईटी की शुरुआत भी ऐसी हुई थी 10-20 साल पहले, 20-30 साल पहले कुछ खास था नहीं, आज आईटी का हब बन गया, एजुकेशन का हब बना रहा है। पाकिस्तान कहता है भाई सारी बड़ी क्रिकेट टीम्स पाकिस्तान आ गई हैं, तो इंडिया क्यों नहीं पाकिस्तान आता? इंडिया को भी पाकिस्तान आना चाहिए और हमें इस चीज को वंस फॉर ऑल इस मसले को हल कर लेना चाहिए। एक पार्टी सऊदी अरेबिया और दुबई से पैसे यूएई से मांगने चली गई है, दूसरी पार्टी तैयारी कर रही है स्विट्जरलैंड जिनेवा जाने की। 9 तारीख को वहां से 30 बिलियन मांगने का इनका प्रोग्राम है। जनरल बाजवा का सेटअप अभी भी एस्टैब्लिशमेंट चला रहा है, ये कितना डैमेजिंग है? सो ऑक्सफोर्ड not made in India, Oxford in India. So we will have 2 options. Oxford in London, Oxford in India. फौजी का फौज के साथ रिश्ता मरते दम तक रहता है, वो टूट ही नहीं सकता। फिनोमिनल जॉब, अगर मैं ये कहूँ ये जो स्टेप लेने जा रहा है इंडिया, ये तो मतलब कहाँ का कहाँ निकल जाएगा। ऐसी एजुकेशन जब वहां पर होगी। नमस्कार दोस्तों, अगर मान लीजिए मैंने पिछले दिनों, चाहे शायद बिल गेट्स था या फिर कोई और ऐसा बंदा था, आईटी वाला बंदा ही था, जो यूएस के अंदर ये कह रहा था कि अगर आपको यहाँ पर इंडिया के मतलब आपको सही ब्रेन्स चाहिए तो आप इंडिया में जाइए, और इंडिया में जाइए और साथ में आईआईटी में जाइए। आपको जिस टाइप के ब्रेन्स चाहिए आपको वहाँ पर उस टाइप के ब्रेन्स आपको मिल जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि उसके लाइव एग्जाम्पल भी है हमारे पास। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जितने भी टॉप पर है यूएस की बड़ी बड़ी कंपनीज़ के जो सीईओ या फिर कहे कि जो बड़ी पोस्ट पर है वो सारे के सारे आईआईटीएन ही है, लेकिन है एक बहुत बड़ा चंक है। अब देख लीजिए इंडियन ओरिजिन के लोग देख लीजिए, चाहे वो सुंदर पिचाई हो, सत्य नडेला हो, या फिर कहे कि ये भाई साहब विवेक रामास्वामी हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे जॉब के लेवल पर हो, आपको इंडियंस मतलब कि इतने बड़े मात्रा में मिल जाएंगे। और अब यहाँ पर ये हो रहा है कि भाई इंडिया के पास इतना अच्छा ब्रेन है तो क्यों ना विदेशी जो यूनिवर्सिटीज़ है वो इंडिया में अपने कैंपस खोले और इंडियन स्टूडेंट्स को यहाँ ट्रेन करे और सीधा उनको वहाँ पर ले जाए। तो यहाँ पर यही सारी बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू कर। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूले। इंडिया है उसके बारे में ब्लूमबर्ग में ये खबर शाया हुई है, मुझे ब्लूमबर्ग में मिली, मैं आपको बता रही हूँ कि मोदी टेक्स स्टेप्स टू अलाउ येल ऑक्सफोर्ड टू ओपन इंडिया कैंपसेस। कमाल की खबर ये है कि ऑक्सफोर्ड और येल यूनिवर्सिटीज जो हैं दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज, उनको कहा गया है कि वो इंडिया में कैंपसेस ओपन करें। एजुकेशन जो मार्केट है अभी करीब 445 से 500 बिलियन डॉलर की है, और जो हायर एजुकेशन का मार्केट है करीब कोई 240 कहता, कोई 180 कहता, कोई 190 कहता, तो अराउंड अबाउट आप कह सकते हैं लगभग 170-75 करीब एजुकेशन का मार्केट है। CAGR 12.75%, अमेजिंग। और यूएस में की अगर हम बात करें तो 21 से लेके 25 तक 45 बिलियन डॉलर का मार्केट केवल यूएस में बढ़ेगा, 45 बिलियन डॉलर का। और अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में देखें यूएस की, जब मैं भी पढ़ा हूँ, आई एम अ कॉर्नेल एलुमनाई, कॉर्नेल इज आईवी वाई लीग यूनिवर्सिटी में, कॉर्नेल एलुमनाई सर। तो अगर आप देखेंगे किसी भी यूनिवर्सिटी में अभी या तो चाइनीज होंगे या इंडियन होंगे, नंबर 1। 50 से 60% स्पेस इज टेकन बाय चाइनीज एंड इंडियंस, कोकेशियन 40% पे रह गए। किसी भी यूनिवर्सिटी के डीन देखिए आज इंडियन है, किसी यूनिवर्सिटी में थोड़े इंडियन ज्यादा, किसी में थोड़े चाइनीज ज्यादा है। पर सच्चाई ये है कि इन यूनिवर्सिटियों में पढ़ने का खर्चा बहुत ज्यादा है, 80 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए साल का लगता है। ये हर एक के बस की बात नहीं है। इन यूनिवर्सिटियों में एक एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी होती है। हमारे IIT IM है, हमारे यहाँ जो IIT है, IIT आपके मिडल ईस्ट में ऑलरेडी है, अभी MOU साइन हो गया है। IIT 7 कंट्रियों में जाएगा। IIMs हमारे ऑलरेडी 4 कंट्रियों में, 5 कंट्रियों में प्रेजेंट है। इस 4 और 5 आई कांट रिमेंबर करेक्टली। हम अपनी एजुकेशन को तो बाहर ले रहे हैं, अब बाहर की एजुकेशन को हम यहाँ लाएंगे। एक तो उससे क्या होगा, ये एजुकेशन जो अभी 80 लाख में होगी, यही करीब 15-16 लाख में आ जाएगी। तो ये पूरे इंडिया के जनमानस के लिए अफोर्डेबल हो जाएगी।
अभी जो हम करोड़ों रुपए, 1 करोड़ रुपए के इक्वलेंट के डॉलर दे रहे हैं, वो हमें नहीं देने पड़ेंगे। एजुकेशन यहाँ आएगी, नो हाउ यहाँ आएगा, रिसर्च यहाँ आएगा, इंक्यूबेटर्स यहाँ आएगी, टेक्नोलॉजी यहाँ आएगी, स्टार्टअप्स यहाँ आएंगे। पहली बात, पहला आइडिया ये। दूसरी बात, हमारे आसपास ही जो 120 कंट्रियां हैं जिनको हम 86% वाली जिनको मैं गिनता हूं, उनको लिए आना आसान हो जाएगा। अमेरिका अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, यहाँ तो कर पाएंगे। वैसे ईश्वर की कृपा से हमारे पास यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की कमी नहीं है। वी हैव लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड वी हैव लॉट ऑफ कॉलेजेस। तो अब तीसरा पॉइंट क्या होगा, इंडिया एजुकेशन हब बन जाएगा। आप देखिए, आईटी की शुरुआत भी ऐसी हुई थी 10-20 साल पहले, 20-30 साल पहले कुछ खास था नहीं। आज आईटी का हब बन गया, एजुकेशन का हब बनाना। तो अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, दैट इज द मोटिव फॉर इंडिया एंड फॉर ऑल। और हमने क्या बोला, हम अब जैसे स्टैनफोर्ड की बात करें, आप ऑक्सफोर्ड की बात करें, येल की बात करें, इनके साथ ऑलमोस्ट एमओयू साइन हो गया। अभी ये कागज प्रक्रिया हो रही है। एक हमारे यहाँ होता है यूजीसी, यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटीज ग्रांट्स कमीशन एक बार वो रूपरेखा दे दे, एक मतलब फॉर्मेट दे दे, वो फिर उसके बेसिस पे एक बिल बनेगा, पार्लियामेंट में अप्रूव। उससे क्या होगा, इन 3 से शुरुआत होगी, कोई भी फिर आके यहाँ कैंपस लगा सकता है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में वो रिकॉग्नाइज होगा, वो फैकल्टी अपनी लेगा, सिस्टम अपना लाएगा, जो मर्जी लाएगा। तो आज से 2-4 साल बाद इंडिया में आपको ऑप्शन होगी, एक इंडियन यूनिवर्सिटी, एक फॉरेन यूनिवर्सिटी। और ये अमेरिका और यूके पे नहीं रुकेगा आलिया जी। हमारे काफी बच्चे, करीब हमारे 60,000 बच्चे जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, हमारे 1 लाख बच्चे जाते हैं कनाडा। तो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया वाले भी तो यहाँ आएंगे। फिर किसी मिडिल ईस्ट वाले को आना, किसी अफ्रीकन को आना, सबको यहाँ आना। अगर आप इतिहास में जाए, नालंदा, शारदा, ये सारी यूनिवर्सिटियां यहाँ थी। ह्यूंगसांग भी तो यहाँ पढ़ने आया था। अगर आप याद करें, ह्यूंगसांग भी यहाँ पढ़ने आया था। इंडिया वाज द एजुकेशन सेंटर ऑफ द होल वर्ल्ड। इसको एजुकेशन सेंटर फिर बनाना, और अपने लिए नहीं बनाना, अपने डॉलर नहीं बचाने। 500 बिलियन की भी बात नहीं कर रहा। ये जो 120 कंट्रियां हैं, जो 86% ऑफ द दुनिया है, इनको भी तो पढ़ाई का हक है, इनको भी तो एजुकेशन का हक है, इनको भी तो तरबियत का हक है। और मैं आपको बताऊं आलिया जी, जो कौम लिटरेट नहीं है वो गुलाम रहेगी। गुलाम किसी चीज की, आज किसी चीज की, कल किसी चीज की, परसों किसी चीज की। तो बेहतरीन तरबियत एट द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस। So Oxford, not made in India, Oxford in India. So we'll have 2 options: Oxford in London, Oxford in India, Yale in USA और Yale in India. ये प्रोसेस है। ओ बाबा जी, अपने मुल्क को संभालो, अपने मुल्क की मुश्किलात को संभालो। IMF के कर्ज से, गुलामी से अपनी जान को छुड़वा दो। तुम हमारे क्या मदद कर सकता है? यहां एक 10 किलो घोड़े तछवाई घी 500 रुपया में है, वहां पे 2000 रुपया में। अपने मुल्क को संभालो। आवाम का चमड़ा उतार दिया आपने। आवाम का पैसा लूट कर लंदन और सरालिया और यूरोप में जजीरा बनाया है, वो अपार्टमान बनाया है। अपने आवाम के टैक्सों का पैसा को चोरी किया है। तुम आकर हमारे मुल्क में मुदाखलत करता है, हमारा वकालत करता है। वो भी एक दुजिनसा आदमी कि माँ का नाम भी अपने ऊपर रखा है, बाप का भी रखा है। बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि मैं अफगानिस्तान का वकालत करता हूं। क्यों? अफगानिस्तान के लोग यतीम है। अपने बाप और माँ के कातिलों को ढूंढ लो। किसने मरवाया है? किस वजह पे उसको हलाक किया है? अपनी जिंदगी पे फोकस कर, अपने मुल्क की मुश्किलात के ऊपर फोकस कर ले। अभी देखिए कि हमारे मुल्क की बदकिस्मती चेक करें कि हम किस मुल्क में पैदा हुए हैं। पेट्रोल नहीं है इनके पास, कोई चीज नहीं इनके पास, ये क्या कर रहे हैं? इससे अच्छा तो हम हिंदुस्तान में ठीक थे, यकीन मानिए। जॉर्ज सोरोस इज ओल्ड, रिच, ओपिनियनेटेड एंड डेंजरस। ओह मेरे खुदा, ये मैं हैरान हूं इस बात। नहीं, जयशंकर कह रहे हैं कि डेंजरस, ओल्ड, रिच। इससे अच्छा तो वो मूंदी है, यकीन माने। उसके लोग उसे कैसे मानते हैं और वो कैसे अपने लोगों के साथ संसेर है मोदी। हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए। चिकन 600 रुपये किलो हो गया है। अगर रोटी देखी जाए 40 रुपये की मैसर है। गैस के ऊपर टैक्सेस बढ़ गए हैं। अब आप यकीन करें, जिंदा तो जिंदा, अब कब्रों के ऊपर टैक्स लगाने पे गवर्नमेंट आ गई है। जो बड़ी साइज़ की कब्रें हैं, बाकायदा रात को इसको उन्होंने बजट के अंदर बताया है कि बड़ी साइज़ की कब्रों के ऊपर भी गवर्नमेंट अब टैक्स लगाएगी। इमरान खान बाजवा की जड़ें काटने में लगा हुआ है, बाजवा किसी और की जड़ें काटने में लगा हुआ है। सब आपस में ही है। और एंड में जब इनका मुल्क बिल्कुल गड्ढे के अंदर जा ही रहा है और नीचे घुस जाएगा, हिंदू की साजिश थी, यहूदी की साजिश। मैं बता रहा हूं, यही गाना इनने गाना है।
जान देने को सब तैयार है, काम देने को कोई तैयार नहीं है। यही पाकिस्तानी किसी और मुल्क में जाके उनके कुत्ते भी धोएंगे, उनके घरों की सफाइयां भी करेंगे, यहाँ पे ये सिर्फ जान देंगे। यानी कि आप अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए इंडिया के साथ मिलजुल के रहने के लिए तैयार, आप मोदी की हुकूमत को भी कबूल करने को तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार हैं। मोदी साहब ग्रेट मैन क्या कर रही हैं, मोदी कोई बुरा इंसान थोड़ी है। हमारा हमसाया मुल्क भारत जो हमसे 5 गुना ज्यादा आबादी रखता है, जो हमसे 5 गुना ज्यादा करप्शन भी बर्दाश्त करता है, वहां पर बिजली के बड़े बड़े मंसूबे बने और बांग्लादेश अब अडानी ग्रुप से बिजली खरीदने का मुआहिदा कर रहा है। क्या हमारे लिए अफसोस का मकाम नहीं है? अभी दिल से दुआ है हमारी कि या अल्लाह हमें मोदी दे दो कि जो 8 साल हमारे मुल्क पे गवर्नमेंट करे और हमारे मुल्क को सीधा कर दे। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई पेट्रोल 300 350 रुपये, अगर मान लीजिए अमेरिकन डॉलर के सामने पाकिस्तानी रुपया अगर आप काउंट करते हो तो वो भी 300 रुपये के आसपास, 250 से 300 रुपये के आसपास, और फ्लक्चुएट तो इतनी बड़ी मात्रा में होता है कि भाई ऊपर से नीचे तक हो जाता है। जैसे पेटीएम के शेयर गिरे हैं वैसे ही हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि और इंडिया के अंदर मान लीजिए डॉलर ऊपर नीचे भी होता है तो उसकी एक रेंज होती है, उससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा उतना नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि आज पाकिस्तान की आम जनता ये कहने के लिए मजबूर है कि भाई इससे अच्छा तो हम इंडिया के साथ रहते वही अच्छा होता। मतलब पाकिस्तान के अंदर अगर आप बेरोज़गारी और महंगाई देखिए तो चरम सीमा पर है। पेट्रोल मान लीजिए, अब मैंने पिछले दिनों एक वीडियो देखा था जिसमें रेंज रोवर की बात हो रही थी, जो इंडिया के अंदर तकरीबन 2.5 करोड़ के आसपास वो रेंज रोवर गाड़ी आती है, ठीक है, मेड इन इंडिया। और अगर वही गाड़ी पाकिस्तान के अंदर अगर आपको चाहिए तो 30 से 35 करोड़ रुपए की गाड़ी थी। मतलब ट्विटर पर स्क्रॉल कर रहा था और एक पाकिस्तानी रिएक्शन आ गया था मेरे सामने। कहने का मतलब ये है कि बहुत ही अलग लेवल का डिफरेंस हो चुका है। और अगर मान लीजिए पाकिस्तान यहाँ पर सरेंडर करके इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा मेंटेन करता तो इंडिया का अच्छा खासा बेनिफिट उनको मिलता, जैसे अमेरिका का अच्छा खासा बेनिफिट यूरोप को मिलता है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। सर, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने एक तहलका खेज स्टेटमेंट दे दी है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है और हम सब एक डिफॉल्ट मुल्क में रह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सच बोला इन्होंने, क्योंकि ये बड़ी देर से ना हमें घुमा रहे हैं। और आपको एक चीज़ बताऊं, डिफ़ॉल्ट तो तकरीबन हम लोग हो चुके हुए हैं। क्योंकि इन्होंने ना एक लॉलीपॉप दी है हमें। लॉलीपॉप समझती है ना आप, कि पंजाबी में कहते ट्रक दी बत्ती दे पीछे लाता है इन्होंने सानू। अभी आप देखिएगा कि जो इन्होंने IMF से मुआहदे किए हैं, जो इन्होंने उनसे मतलब पैसे लिए हैं, डॉलर लिए हैं, ये वक्ती तौर का आराम है। यानी कि डॉक्टर से हम दवाई लेते हैं, पेन किलर लेते हैं, तो पेन किलर वक्ती तौर पे तो पेन को ठीक कर देता है, लेकिन वो हमेशा के लिए ठीक नहीं, तो उसका इलाज करवाना पड़ता है। अभी जो इन्होंने किया, इन्होंने मज़ीद हमें दलदल में और डाल दिया है। अभी तो वक्ती तौर पे हमें थोड़ा सा आराम आ गया है, कुछ देर बाद सही समझ आएगी कि ये हुआ क्या है हमारे साथ और इन्होंने हमारे साथ किया क्या है। अभी देखिए कि हमारे मुल्क की बदकिस्मती चेक करें कि हम किस मुल्क में पैदा हुए हैं, कि जिस मुल्क में हमने टैक्स भी दिया सारी ज़िंदगी, हमने कुछ भी परचेज़ किया उसके ऊपर टैक्स दिया गवर्नमेंट को, और हमारे साथ क्या हुआ है इस मुल्क के बीच में कि उस टैक्स का ना हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, ना वो रिटर्न हुआ टैक्स हमें, और पता चला जी हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट ब्लैक हो रहा है, डिफ़ॉल्ट हो रहा है, बैंकक्रप्ट हो रहा है, पेट्रोल नहीं है इनके पास, कोई चीज़ नहीं इनके पास, ये क्या कर रहे हैं। इससे अच्छा तो हम हिंदुस्तान में ठीक थे, यकीन मानिए। आपको पता है कि 1947 में जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, लेकिन अब टीवी चैनल्स पर जो नारे चलते हुए नजर आ रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान से जिंदा भागो चाहे इंडिया चले जाओ। जी बिल्कुल ठीक नारे लग रहे हैं। वही चीज़ मैं आपको बताने लगा था कि 1947 समथिंग जब हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ इंडिया से, अंग्रेज़ों की गवर्नमेंट थी, मैं कह रहा हूँ अल्लाह ना करता ऐसा होता ही ना, सारा पाक हिंद एक होता। आज आपको टमाटर 20 रुपये किलो मिलते, चिकन 150 रुपये किलो मिलता, पेट्रोल 150 रुपये लीटर मिलता आपको। अब हमारी बदकिस्मती नहीं है कि इतने अरसे के बाद हमें मतलब एक अल्लाह पाक ने पाकिस्तानी मुल्क दिया जिसमें मुसलमानों वाला सिलसिला ही कोई नहीं है, चक्कर ही कोई नहीं है मुसलमानों वाला। तो इससे अच्छा तो वो मूंदी है, यकीन माने उसके लोग उसे कैसे मानते हैं और वो कैसे अपने लोगों के साथ संसेर है मोदी। हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनज़ीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए जो इस मुल्क के टेढ़ों को सीधा करे, इस मुल्क की मैशियत को ऊपर ले। दुनिया के 5वें नंबर पे आ चुके हैं इंडिया वाले, आपको पता है।
तो इस मुल्क को वो ऊपर लेके जाए। अभी हमें तलाश है तैयब उर्दगान की या मोदी की। डिफ़ॉल्ट तो हमने होना ही होना है, क्योंकि ये हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं, गलत रास्तों पे चला रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जो एक शख्स आया था आपके मुल्क को ठीक करने के लिए, ये बाजवा साहब ने उसका खाना खराब कर दिया। यानी कि आप अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए इंडिया के साथ ही मिलजुल के रहने के लिए तैयार, आप मोदी की हुकूमत को भी कबूल करने को तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार हैं। मोदी साहब ग्रेट मैन क्या कर रही हैं। मोदी कोई बुरा इंसान थोड़ी है। इंडिया के जो मुसलमान हैं वो 150 रुपये लीटर पेट्रोल ले रहे हैं ना, 150 रुपये का चिकन इंडिया वाले ले रहे हैं ना, इंडिया के मुसलमान। तो हम भी इंडियन मुसलमान होते, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। इस मुल्क में जहाँ हमारे बच्चों को रोटी नहीं मिल रही है, आप यकीन कीजिए, पानी नहीं मिलता, लाइट नहीं मिलती, सुई गैस नहीं है हमारे घर में, सिलेंडर जब हम भरवाते हैं ना, सिलेंडर भरवाने जाते हैं वो भी ब्लैक में मिलता है हम लोगों को। तो सम टाइम फील होता है कि यार हम क्यों पैदा हो गए हैं, क्या कर रहे हैं हमारे साथ, ये किस रास्ते पे लेके जा रहे हैं हम लोग। यानी कि ये चाह रहे हैं कि आम सिविलियन जो है वो चोर बन जाए, डकैत बन जाए, पिस्तौल पकड़ ले, छुरा पकड़ ले, चाकू पकड़ ले। आप समझिए मेरी बात को, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आपके बच्चे हैं, जब रात को आप अपने बच्चों की रोटी पूरी नहीं ना कर सकेंगे, आप कहेंगे हम कौन से मुल्क में पैदा हो गए हैं। कि जो हम देखिए इंसान की ज़रूरियात होती है, गाड़ी बंगला, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, मतलब इसमें तो हमारा आटा चीनी नहीं पूरा हो रहा, गाड़ी बंगला तो बहुत दूर की बात है। अभी आप ये देखें डिफेंस साइड पे, गुलबर्ग साइड पर बहुत जो है अमीर कबीर तबका भी रहता है, जिन्हें इस महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, पिस रही सिर्फ निचली आवाम है। जी आपका और मेरे जैसे इंसान को फ़र्क पड़ता है। जो आप जैसा मेरे जैसा दिन में 1000-2000 रुपये हम लोग कमाते हैं और रात को पता चलता है घर का खर्चा 4000, जो एक्सपेंस है। पेट्रोल जिस मुल्क में 270-75 रुपये का पेट्रोल हो, चिकन जहाँ 500 रुपये किलो हो, आप बात को समझिए। अभी 8 महीने पहले आप देखेंगे कोई भी रेट कहीं भी नहीं थे और हम कह रहे थे कि बहुत ऊपर चले गए हैं, बहुत ऊपर। 8 महीने पहले इमरान खान साहब का दौर था। आप यकीन कीजिए मैंने इमरान खान साहब को वोट नहीं डाला, मतलब ये नहीं कि मैं किसी पार्टी का हूँ, लेकिन देखिए जो नज़र आ रहा है हमने तो वो बात करनी है। वो ही चोर, अब एग्जांपल देता हूँ आपको, पाकिस्तान में अभी कैंपेन चल रही है जी डॉलर चाहिए, डॉलर नहीं है हमारे मुल्क में। और तुम्हारे तो महल हैं यार लंदन में, उनके बदले डॉलर आएंगे, तो आप मुब्बे वतन तो बनो। कितने असासे हैं इनके पास, वो बेचते क्यों नहीं है? अगर आपने बात की कि आप हुब्बुल वतन बने, तो अगर आपको वतन से इतनी मोहब्बत है तो कौन सा सियासतदान है, एक मुझे बता दें जिसके पास असासे ना हो अरबों खरबों के, वो बेचें और किस्तें उतारें, इस मुल्क का कर्जा उतारें, इस मुल्क को बेहतर हालात की तरफ लाएं। लेकिन नहीं, हमने नहीं बेचना भाई। वो क्यों? क्योंकि वो हमारे टैक्स के पैसे हैं। वो पैसे हम लोगों के, देखिए टैक्स आप एक बबल लेते हैं तो आपको उस पर भी टैक्स देना, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ पे टैक्स देना पड़ता है। जब हम लोगों ने टैक्स पे किया, उन्होंने वो पैसा चोरी किया, मनी लॉन्ड्रिंग की, बाहर महल बनाए, इन्होंने अपने बंगले बनाए बाहर। अब वो बंगले पाकिस्तान को ज़रूरत है यार, वो लेके आओ ना। वैसे तुम कहते हो कि हम फलां मुल्क पे गए मांगने के लिए, फलां मुल्क पे गए मांगने, और फिर डायलॉग क्या है भाई, हम तो, आप तो हमारे बड़े भाई हैं, हमें शर्म आ रही है लेकिन हमारी मजबूरी है मांगना। हो भाई, जब तुम लोगों से तरले मिन्नत कर रहे हो, मांग रहे हो, अपने तुम बेचो, मुल्क के लिए कुर्बानी दो, जो दुनिया तुम्हें कायद-ए-आज़म की तरह याद करे, और तुम तो मंगते बने हुए हो, अपने महल तुमने बाहर रखे हुए। 100 इनके पास बाहर मुलाजिम हैं, 100 मुलाजिम इनके पास हो। ये कौन बादशाह लोग पैदा हुए हैं? हमें चाहिए सिंपल आदमी, इमरान खान विदाउट जनरल बाजवा। एक इमरान खान सॉलिड तरीके से आए, पूरी यूथ के साथ आए, पूरा पता चले इमरान खान आए, यकीन करें मोदी और तैयब उर्दगान को काट देगा वो। अभी दिल से दुआ है हमारी कि या अल्लाह हमें मोदी दे दो कि जो 8 साल हमारे मुल्क पे गवर्नमेंट करे और हमारे मुल्क को सीधा कर दे। हम तो इंडिया को, पहले तो हम इंडिया के साथ कंपेयर करते थे, अब आप बिलीव कीजिए इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन है ही नहीं, किसी भी लिहाज से नहीं है। वो इधर हैं, हम लोग इधर हैं, इस चीज़ को मानना चाहिए। हम लोग सिर्फ एक अपनी अना पे झूठी तसल्ली, जो मीडिया ने दिखाया सारी ज़िंदगी, बचपन से जो हमें पढ़ाया गया कि इंडिया दुश्मन है हमारा, यकीन करें बचपन से ये पढ़ाया होता ना इंडिया हमारा दोस्त है, तो आज हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ होना था। अभी रिसेंटली आप इंडिया से दोस्ती कीजिए, आपका चिकन भी सस्ता हो जाएगा, आपके टमाटर, प्याज, आलू, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। अगर अभी भी अना, अपनी जो झूठी अना है, इसे झूठी अना कहते हैं, ये झूठी अना को अभी भी ख़त्म करें, इंडिया के साथ दोस्ती कर लें। वो बड़ा भाई है, मान लो वो बहुत बड़ा है आपसे, आप छोटे बन जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप हर लिहाज से उनसे जुड़ने की कोशिश करते हो, पहले उस लेवल के तो। पाकिस्तान के पास रिजर्व्स कितने हैं? एक्सप्रेस ट्रिब्यून की आज की स्टोरी देखें, हमारे पास टोटल जो पैसा है वो है $8 अरब।
यानी आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि कंपेयर कर लें अगर इंडिया से, तो इंडिया के पास 599 अरब डॉलर और आपके पास 8 अरब डॉलर। गाइस अगर मैं बात करूं इंडिया की फॉरेक्स रिजर्व की, एक हफ्ते में 14.72 बिलियन डॉलर्स का इजाफा हुआ है। अब इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व 554.72 बिलियन डॉलर्स का हो गया है। बहुत सारे लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान बैंकरप्सी के आलम पर है। जिस मुल्क के रिजर्व सिर्फ 8 अरब डॉलर हो इस वक्त और साल भर में हमें 34 अरब डॉलर की जरूरत है। ये कहता है कि हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे, हम तो डिफॉल्ट कर गए। पाकिस्तान के हारून साहब, जब इस किस्म की सूरत हाल होती है तो ये भी बात होती है कि पाकिस्तान दिफाई लिहाज से कितना मजबूत है। अगर इंडिया इस किस्म की कोई और टेंशन क्रिएट करता है, असलहे की सूरत हाल क्या पाकिस्तान में किस किस्म का असला इस्तेमाल हो रहा है? यकीनन हम इस वक्त एक क्राइसिस में फंसे पड़े। जो बाइडेन अपनी हुकूमत से ये कह रहा है कि इस मुश्किल की घड़ी में हमारी मदद करने वाला है इंडिया। बड़े अफसोस के साथ, मतलब एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होने के नाते मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ वो ये, यार कब तक हम अमेरिका और उसका रशिया पे हम डिपेंड, यार क्यों, हम उनसे क्यों ले, हम खुददार कौम नहीं है। हम ये अपील करते हैं नरेंद्र मोदी से कि वो हमारी मदद करे, हमारे मुल्क में आकर बेहतरीन पॉलिसीज बनाए, बेस्ट पॉलिसीज बनाए। और आप तो यू हैव ऑलरेडी डिफॉल्टेड। डेट आपका क्या है आपको पता है? 80% ऑफ जीडीपी। मोदी के नाम पर वहां पर अपने लोगों को बहलाया जा रहा है, मोदी के नाम पर अपने लोगों को काम डाउन किया जा रहा है। हमारे पास बेस्ट माइंड्स है दुनिया के आलमी लेवल के, इतने नेचर रिसोर्सेज है, यार हम खड़े नहीं हो सकते, हमारे कर्जे हम नहीं उतार सकते। कल को आप ये मान लो, अगर आपको गेहूं चाहिए, सब्जी चाहिए, तो आप बोलो ना भारत को भाई आप दे दो। अगर आप लेना ही नहीं चाहते, आप मांगना ही नहीं चाहते, तो हम कहाँ से दें? जो किसी से खुद मांगने वाला है वो किसी को क्या देगा? इंडिया की बात करें। हाँ जी, इंडिया की बात कर रहा हूँ कि मोदी क्या दे सकता है अमेरिका को? कुछ भी नहीं। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि हमारे किसी सियासतदान की वजह से भारत में शादियाने बजाई गई हो। लेकिन मुबारक हो इमरान खान, मुबारक हो, ये सेहरा भी तुम्हारे सर आ गया। नमस्कार दोस्तों, अब ज़्यादातर ये कंपैरिजन होती है कि भाई पाकिस्तान के पास कितना रिजर्व पड़ा है और इंडिया के पास कितना रिजर्व पड़ा है। देखिए, पहले सिचुएशन ये हुआ करती थी कि पाकिस्तान और इंडिया के रिजर्व में फ़र्क हुआ करता था, लेकिन पाकिस्तान के पास उतना तो रिजर्व होता था कि भाई वो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर लेता था इंडिया पर। लेकिन अगर पिछले दिनों से देखो तो 3-4 बिलियन से ज़्यादा उनके पास है नहीं, और वो भी उन कंट्रीज़ के दिए हुए हैं, सऊदी और यूएई जैसे कंट्रीज़ के दिए हुए हैं कि ना ही वो खर्च कर पा सकते हैं, ना ही उसको निकाल पा रहे हैं कि या किसी को दे पा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं वैसे। अब अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखिए तो इंडिया के पास रिजर्व में बढ़ोतरी इसीलिए होती जा रही है क्योंकि इंडिया के पास कई सारे स्रोत हैं इनकम के, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप बात करो कि जीएसटी हर महीने 1,40,000 से लेकर 1,50,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्ट होता है। अगर आप पेट्रोल की कीमत देखो तो रशिया से आज भी परचेज जो कर रहे हैं वो सस्ते दाम में कर रहे हैं, लेकिन जो प्राइस है वो अभी भी कम नहीं हुए। तो कहने का मतलब ये है कि वो है। उसके अलावा और भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है, मतलब ये दोनों सबसे बड़ी इनकम के स्रोत है, इनकम के सोर्सेज है, और उससे अच्छा खासा पैसा यहाँ पर जनरेट होता है। और ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट खर्चा नहीं करती, गवर्नमेंट अच्छे खासे खर्च करती है। यहाँ पर एक्सप्रेसवे की अगर आप बात करो जो यूपी में बन रहे हैं, या फिर दूसरे जो ये आयुष्मान भारत है कि इंडिया के तकरीबन 50 से 60 करोड़ लोग ऐसे जिनको इसकी लाभ मिल रहा है, सुविधाएं मिल रही है, जिसमें आप 5 से 10 लाख रुपए तक की जो हॉस्पिटल का खर्चा है वो आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब कई सारी चीज़ें हैं, तो पैसा आता है तो ये सारी चीज़ें होती है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के ज़रिए हमारी मदद करना ना भूलें। When it comes to the floods, when it comes to the humanity in the neighborhood, वहाँ पे क्या मतलब what India is doing? So G20 में आप वो कह रहे हैं कि जी इंडिया को जो डेवलपिंग वर्ल्ड के जो इश्यूज हैं उनको देखना होगा और उसको चैंपियन करना होगा और उसके इंटरेस्ट को देखना होगा। लेकिन व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, इंडिया जो है वो उसने एक पॉइंट रखा हुआ है दहशतगर्दी, बिकॉज वो समझता है कि इससे वो उसको आप समझते हैं कि विद पाकिस्तान की जो इंटरनल प्रॉब्लम्स जो हैं वो तो ऑब्वियसली एक है हमारे प्रॉब्लम्स, बट विद दिस बायसनेस, दिस एटीट्यूड ऑफ इंडिया, डू यू थिंक दिस इज गोइंग टू सर्व थिंग्स? देखिए चीमा से मैं जवाब दूंगा। पहली बात, जब हम 200 कंट्रियों में दवाई दे रहे हैं उसमें पाकिस्तान का भी नाम आता है। ऐसा है नहीं कि आपके यहाँ दवाई नहीं आती, ऐसा है नहीं आपके यहाँ वैक्सीन नहीं, वो नहीं आई। अगर आप कल बोले कि हमें भारत से मदद नहीं चाहिए, आप एक खुद मुख्तार मुल्क है और रिस्पॉन्सिबल एंड रेस्पेक्टेबल कंट्री,
वी कैन नॉट पुट यू डाउन, वी कैन नॉट फोर्स द हेल्प ऑन यू। अगर आप बोलोगे हमें हेल्प चाहिए, अगर हम तब मना कर दें नहीं भाई हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे, दहशतगर्दी का मसला, आपके ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में मदद नहीं करेंगे, दहशतगर्दी का मसला, पर अगर आप चाहे सामने से माए बोले चीमा साहब ले लो, आप बोले मैंने तो जरूरत ही नहीं, और मैं मांगे तुझसे, मैं कुछ मांगा तुमसे, हम ऐसे दे रहे हो, तुम चौधरी वाले फिर रहे हो। तो ये अगर श्रीलंका में हमने मदद की, बांग्लादेश में मदद कर रहे हैं, बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री लिटरली हमारे उस पर चल रही है। अगर आज हम कॉटन देना बंद करें, वी कैन डोमिनेट दैट इंडस्ट्री, नहीं कर रहे ना, कॉटन दे रहे हैं ना उनको। श्रीलंका में भी हमने मल्टी बिलियन डॉलर क्रेडिट लाइन दी, सामान भेजा, दवाई भेजी, वो भेजी, पर तब भी श्रीलंका ने वो चाइनीज शिप डॉक होने दिया। और चाइनीज शिप भी कौन डॉक होने गया? राजपक्षे जाने से 2 घंटे पहले वो फाइल साइन करके गया। बट मेरा कहना ये है, नेपाल को पीछे हेल्प चाहिए थी, हमने दी, श्रीलंका को चाहिए, बांग्लादेश को चाहिए, मालदीव्स को चाहिए, ऑपरेशन कैक्टस से लेके कहीं की भी हिस्ट्री उठा के देखिए, वी ऑलवेज हेल्प मालदीव्स। और यहाँ पे अगर पाकिस्तान का लास्ट टाइम वो एक अर्थक्वेक आया था तब हेल्प की, पर आपकी बार अगर आप उसमें बैठे कीजिए हमें भारत से हेल्प लेनी नहीं, चीमा साहब आपकी इज्जत है, आप खुद मुख्तार मुल्क है, बट हम आप फिर उसमें क्या कर सकते हैं? आप जर्मनी से हेल्प लेने जाते हो, अमेरिका से हेल्प लेने जाते हो, आपको भारत से हेल्प नहीं लेनी। तो देखिए अगर सब्जी मंगानी है, गेहूं मंगाना है, दवाइयाँ चाहिए, दवाइयाँ तो आपके यहाँ खैर जा ही रही है, दवाइयाँ नेवर स्टॉप। अगर आपके यहाँ कल को आप ये मान लो अगर आपको गेहूं चाहिए, सब्जी चाहिए, तो आप बोलो ना भारत को भाई आप दे दो, राइट? अगर आप लेना ही नहीं चाहते, आप मांगना ही नहीं चाहते, तो हम कहाँ से दें? कल को आप बोलो हमें भारत से दवाई नहीं लेनी, एग्जाम्पल यू कैन इम्पोर्ट, देयर इज अ 1 मिनट ऑर्डिनेंस आप ला सकते हो, इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स फ्रॉम इंडिया बैंड। फिर बोलोगे यार आप हमें दवाई नहीं देते। अगर आपने खुद एक ऑर्डिनेंस लाया कि भारत की दवाई नहीं आएगी, तो भारत दवाई भेजेगा कहाँ से? ये तो आपको खुद देखना पड़ेगा ना, वेयर डू यू स्टैंड। कहते हैं ना सर, देखिए जो सो रहा उसे जगा सकते, जागे हुए को जगा नहीं सकते। आप तो जाग रहे हो ना, अगर कोई सोया, कोई मुसीबत में, चलो उसकी मदद करते हो, जाग के करा भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपसे नहीं चाहिए मुझे, तो जिद तो वहां है ना। ट्रेड मिनिस्टर आप अपॉइंट करते हो, फिर भुट्टो साहब कहते हैं दिस इज नॉट द टाइम टू ट्रेड विद इंडिया, दिस इज नॉट द टाइम टू टॉक विद इंडिया। तो ये जो वहाँ पॉलिसी में ये जो ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं व्हिच हैपन हियर एंड देन, वी रियली डोंट नो व्हाट वेयर यू आर हेडिंग टू। वी आर वरीड ऑनेस्टली, यहाँ पे जो हल्कों में कहीं ना कहीं बात है, वी आर वरीड वेयर पाकिस्तान इज हेडिंग टू। सर आप चाइना के भरोसे तो नहीं रह सकते ना। Definitely you cannot live by China. You could live by United States of America, but you cannot live by China. और मैं आपको सिर्फ एक बात सादा सी करके निकलता हूँ। देखिए हर मुल्क के पास, जैसे घरों में होता है, अदारों में होता है, हर जगह कॉरपोरेशंस में होता है कि कुछ चीज़ें आप कहते हैं कि हम रिजर्व रखते हैं। रिजर्व से मतलब है कि बुरे वक्त के लिए रखते हैं, ठीक है, बचा के रख लेते हैं। घरों में होता है कि जो चूड़ियाँ रखी हुई हैं, जेवर रखा हुआ है, कोई और चीज़ रखी हुई, कोई ज़मीन रखी हुई। अच्छा, इसी तरह से रियासतें जो हैं वो अपने पास रिजर्व्स रखती हैं। वो रिजर्व एक ज़माने में सोने में अभी भी रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि डॉलर्स में रखे हुए हैं। ब्रेटन वुड के से पहले, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा, उससे पहले जो है वो सोने में था, ठीक है, उसके बाद फिर ये हो गया डॉलर में चला गया, फिर वो 70 की दहाई में ख़त्म हो गया, पहले डिटेल में बात कर चुके हैं। अच्छा, अब हम एक चार्ट देखें ज़रा कि दुनिया में ये फॉरेन करेंसी अकाउंट इसलिए कि आपने पेमेंट्स करनी है, बाहर से कुछ मंगवाना है। तो चाइना के पास 3,480 अरब डॉलर्स हैं, 3,480। जापान के पास 1,376, स्विट्जरलैंड के पास 1,033 अरब डॉलर्स, रूस के पास 630 अरब डॉलर्स, हालांकि गोल्ड भी है उनके पास। इंडिया के पास 599 अरब डॉलर्स, ताइवान के पास 548, हांगकांग चाइना से अलग करें तो ये अलग है, 504 अरब डॉलर। सऊदी अरेबिया के पास 451 के ऑयल ऊपर नीचे हो जाए तो ये रिजर्व में पड़े रहे। साउथ कोरिया के पास 400, ये है। पाकिस्तान यानी इतने 100, इतने हजार, इतने हजार। पाकिस्तान के पास रिजर्व्स कितने हैं? यानी हमारे पास कोई बुरा वक्त आए, कोई हालात ऊपर नीचे हो जाए, तो पाकिस्तान के रिजर्व्स कितने हैं? हमारे पास टोटल कितने पैसे हैं? एक्सप्रेस ट्रिब्यून की आज की स्टोरी देखें, हमारे पास टोटल जो पैसा है वो है 8 अरब डॉलर। यानी आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि कंपेयर कर लें अगर इंडिया से, तो इंडिया के पास 599 अरब डॉलर और आपके पास 8 अरब डॉलर। सर, इस इकोनॉमी को कौन ठीक करेगा? पाकिस्तान की नफ्सियात कैसी है? ये ऐसी कौन सी भूख है जो ना पाकिस्तान में 2 माह की बच्ची देख लें, 5 माह की बच्ची देख लें, या फिर हमने ऐसे भी केस देखे हैं बाप और बेटी, मतलब बेटी बाप के हाथों महफूज नहीं है। पीओके के एक प्राइवेट हॉस्पिटल के लेबर रूम में रात 2 बजे
एक नॉर्मल डिलीवरी का केस आया, उसकी माँ लेके आई बच्ची को। लड़की की उम्र है 14 साल, लड़की पेट से है और लड़की ने एक बच्चा जना है। जिस मुल्क में आई एम सो सॉरी, मुझे ये बात नहीं बोलनी चाहिए पर आपने क्वेश्चन ऐसा किया, मुझे बोलना पड़ेगा। मैडम, जिस मुल्क में मुर्दा सेफ ना हो, सही है, एक मुर्दे के साथ में एक इंसान ने उसको कब्र से खोद के उसके साथ रेप किया था ना। तो इन हालात में आपने मीडिया को इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि इसकी कोई क्रेडिबिलिटी बनती, ये कोई खबरें बनाते। इंटरनेशनल तौर पर पाकिस्तान के मीडिया को उसी तरह BBC की तरह या कुछ दीगर की तरह उनको रिकग्नाइज किया जाता। तो वो ये कह रहे थे कि इंडियन मीडिया की बात दुनिया में ज्यादा सुनी जाती। एक बाप ने और भाई ने मिलके अपनी बेटी को, एक ने अपनी बेटी को और एक ने अपनी बहन को प्रेग्नेंट किया। मैडम, जिंदा इंसान से एक अलग चीज होती है। आप ये सोचो, मुर्दे के साथ, मतलब कहाँ यार इंसानियत, मैं क्या बोलूं, अब मुझे खुद को नहीं समझ आ रही। आई डोंट नो। मैं तो हैरान इस बात पर हूं, जमीन फट क्यों नहीं गई, आसमान क्यों नहीं गिर गया, ये हो क्या रहा है, ये कौन सी हवस है भाई। पाकिस्तान ने पिछले बहुत अरसे से हिंदुस्तान को, मुस्लिम को लेकर बहुत बड़े प्रोपेगेंडे किए, लेकिन ये लोग इस बात को भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान के आर्मी में मुसलमान भी है। पे कल लोगों ने, हिंदुओं ने मुसलमानों के लिए फल फ्रूट्स फ्री किए थे। अच्छा, 4 बजे से लेके 6 बजे तक। आप देखिए वीडियोस में साथ साथ में चला रहा हूं कि कितना जबरदस्त तरीके से मुसलमान जो इंडियन आर्मी में है उनकी रिस्पेक्ट की जाती है, उनके इफ्तार का अंदाज कैसे होता है। नमस्कार दोस्तों, अब पाकिस्तान में ये चीज़ आम होती जा रही है कि भाई कोई किसी बाप ने उसकी बेटी का बलात्कार कर लिया, किसी भाई ने अपनी बहन का बलात्कार कर लिया। और एक भाई साहब तो ये भी एग्जांपल यहाँ पर देते हुए दिख रहे हैं कि भाई एक मुर्दे को कब्र में से निकाल कर उसके साथ बलात्कार किया गया। मतलब सोचिए किस लेवल की गंदगी फैली हुई है पाकिस्तान के अंदर। मैंने कई एग्जांपल देखे हैं, किसकी कई सारे एग्जांपल सुने भी हैं कि वो लोग कहते हैं कि भाई जब एक बंदे ने अपनी बेटी को बिहा दिया, मतलब उसकी शादी कर दी, और उसके बाद वो देख नहीं पाया कि एक दूसरा बंदा उसकी बेटी के साथ सोएगा, तो उसको जाने ही नहीं दिया। मतलब वो जो बाप था उसने अपनी बेटी को जाने नहीं दिया, वहीं रख लिया, और फिर उसी ने ही मतलब यहाँ पर बलात्कार की है उस पर। यहाँ पर पूरा का पूरा वीडियो जो है उसी पर चर्चा हो रही है कि भाई किस टाइप की गंदगी पाकिस्तान के अंदर फैली है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। पाकिस्तान ने पिछले बहुत अरसे से हिंदुस्तान को, मुस्लिम को लेकर बहुत बड़े प्रोपेगेंडे किए, लेकिन ये लोग इस बात को भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान के आर्मी में मुसलमान भी है। अब बात आती है रमजान की और रोजे की कि रोजा और रमजान है। तो दोस्तों, इंडियन आर्मी, आप देखिए वीडियोस में साथ साथ में चला रहा हूं कि कितना जबरदस्त तरीके से मुसलमान जो इंडियन आर्मी में है उनकी रिस्पेक्ट की जाती है, उनके इफ्तार का अंदाज कैसे होता है, क्या खिलाया जाता है उनको, किस तरीके से उनको इफ्तार के टाइम पे टाइम दिया जाता है कि वो अपना इफ्तार करे, अपना नमाज पढ़े, अपना जो भी इबादत है जो मुसलमानों में होता है वो करे। और यहाँ तक कि आपको ये लगता है कि ये सिर्फ यहाँ पर मुसलमान ही मुसलमान नहीं, हिंदू भी इफ्तार के टाइम आके उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं, उनके साथ मिलजुल कर बैठते हैं। और इसमें से कुछ वीडियोस का मैंने साउंड काटा हुआ है दोस्तों, यही बोल रहे हैं कि इंडियन आर्मी हर धर्म, हर मजहब की रिस्पेक्ट करता है। ये दूर की बातें हैं जो दूर से ढोल बजाते थे ये हमारे पड़ोसी कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। भाई आप एक बात बताओ मेरे को, कहते हैं कि 100 बातों की एक बात, अगर हिंदुस्तान में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा होता तो क्या हिंदुस्तान की आर्मी में मुसलमान ज्वाइन करते? यहाँ पे मैं बात करूंगी पाकिस्तान की नफ्सियात कैसी है। ये ऐसी कौन सी भूख है जो ना पाकिस्तान में 2 माह की बच्ची देख लें, 5 माह की बच्ची देख लें, या फिर हमने ऐसे भी केस देखे हैं बाप और बेटी, मतलब बेटी बाप के हाथों महफूज नहीं है, बाहर चले जाएं तो बाहर की लंदन की गर्ल्स इन पाकिस्तानी मर्दों के हाथों से महफूज नहीं है। तो ये क्या इमेज जा रहा है और ये नफ्सियात क्या समझ पाए हैं लंदन में रह के? अब
आप मुझे अगर इजाजत देती हैं, मैं एक बड़ी आई डोंट नो ये बात करनी ठीक है या नहीं है, मेरे ना दिल से आवाज नहीं आ रही कि मैं ऐसी बात करूं, लेकिन मेरे को वो एग्जाम्पल देना पड़ेगा। मुझे मालूम नहीं लोगों का क्या रिएक्शन आएगा इसके बाद में। मैं बोलते हुए मेरी बॉडी कांप रही है, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। और ये हादसा पाकिस्तान में हुआ है, मैंने इतने साल की एज में ऐसा कभी नहीं सुना था। मैडम आप ये बोल रहे हैं लंदन में पाकिस्तानी के हाथ में लड़की सेफ नहीं है, वहां सेफ नहीं, बाप के हाथों बेटी, ये सब बहुत छोटी चीजें हैं। जिस मुल्क में आई एम सो सॉरी, मुझे ये बात नहीं बोलनी चाहिए पर आपने क्वेश्चन ऐसा किया, मुझे बोलना पड़ेगा। मैडम जिस मुल्क में मुर्दा सेफ ना हो, सही है। एक मुर्दे के साथ में एक इंसान ने उसको कब्र से खोद के उसके साथ रेप किया था ना, वो रेप क्या किया। मैडम ये आप सोचो, कि लोगों की मेंटेलिटी, ये खबर इंडिया में नहीं, ये खबर पूरी दुनिया को मालूम है, ये खबर पूरी दुनिया को पता है। मैडम जिंदा इंसान से एक अलग चीज होती है। आप ये सोचो मुर्दे के साथ, मतलब कहाँ यार इंसानियत, मैं क्या बोलूं अब, मुझे खुद को नहीं समझ आ रही। आई डोंट नो, आप यहीं से अंदाजा लगा लो लोगों की मेंटेलिटी। हैवानियत है ये, मेंटालिटी नहीं, हैवानियत है। आप सोचो एज अ गर्ल, एज अ लेडी, एज अ वुमेन, आप मुझे बताओ कि आप सेफ फील करते हैं बाहर जाते हुए? कभी भी नहीं। मैं जाती नहीं। या में नो डाउट ऐसी चीजें होती हैं, मतलब मुर्दे से कोई ऐसी चीज नहीं होती, होती है, मैं नहीं बोल रहा नहीं होती, लेकिन मैडम इतना नहीं होती कि जितना कि हमारे देश की लड़कियां बाहर घूम ही ना पाए, ऐसा नहीं होता। सही, मतलब 100 आटे में नमक के बराबर है, लेकिन पाकिस्तान में तो मैं क्या ही बोलूं। बड़ा अजीबोगरीब वाक़या है। मुझे अल्फाज का चुनाव और वो जो हिम्मत चाहिए वो बड़ी कोशिश के बावजूद भी नहीं आ पा रही है। लड़की की उम्र है 14 साल, लड़की पेट से है और लड़की ने एक बच्चा जना है अस्पताल में। लड़की की माँ उसको लेकर आती है, कहती है इसके पेट में कुछ तकलीफ़ है। बड़ी हैरानी की बात है, माँ को बेटी की चाल से पता चल जाता है कि कुछ मसला तो नहीं है, लेकिन माँ पता नहीं शायद साथ मिली हुई थी या क्या था। माँ लेकर आती है और कहती है इसके पेट में तकलीफ़ है, हो सकता है इसको अपेंडिक्स की दर्द हो। बच्ची का बड़ा हुआ पेट देख के डॉक्टर जो है वो शक में पड़ जाते हैं और डॉक्टर उसका जब मुआयना करते हैं तो बच्चा भी ऐसा कि जो बिल्कुल बाहर आने के लिए तैयार है। ये खबर नाजरीन बेसिकली आई है पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम यानी हमारे आज़ाद कश्मीर से। BBC ने इस खबर को रिपोर्ट किया नाजरीन, और इस खबर ने, मैं हैरान हूँ। देखें अगेन, मैंने बहुत पहले ये बात की थी कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सोशल स्टोरीज़ को जगह मिलती है। मैं सिर्फ सियासत नहीं कर रहा होता, और मैं इसीलिए कहता था कि प्लीज़ आप लोग भी ज़रा, ये जो एक नूरा कुश्ती हो रही है ना ऊपर, इतने जजेस बेंच छोड़ के चले गए, इतने जजेस ने बेंच में आके बैठ गए, पार्लियामेंट में ये हो गया, ये सब नूरा कुश्ती है भाई। आप देखें आपके माशरे में क्या हो रहा है, आप लोग इसकी तरफ मुतवज्जे थे, और मैं कहता था कोई ना कोई बड़ा सीन हुआ। एक बाप ने और भाई ने मिलके अपनी बेटी को, एक ने अपनी बेटी को और एक ने अपनी बहन को प्रेग्नेंट किया, और एक दफ़ा नहीं, मुसलसल उसके साथ ज्यादती की। मुसलसल 9 महीने तक ये काम होता रहा, यहाँ तक कि जब वो अपने पूरे पेट के साथ थी उस वक्त तक भी कभी बाप बारी लगाता था, कभी भाई। मेरे मुंह में खाक, मुझे पता नहीं मैं किस मुश्किल से अल्फाज अदा कर रहा हूँ। मेरे पास पूरी ये डिटेल है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। मेरे पास ये लिखी हुई डिटेल है कि हुआ क्या एग्जैक्टली। इसको जब रिपोर्ट किया जा रहा है नाजरीन, तो बात ये की जा रही है कि जी हाँ, आज़ाद कश्मीर के एक निजी अस्पताल के लेबर रूम में रात 2 बजे नॉर्मल डिलीवरी का एक केस लाया गया, लेकिन इस केस को डील के साथ साथ वहाँ मौजूद डॉक्टर्स को अस्पताल में पुलिस को बुलाना पड़ा, क्योंकि बच्चे को जन्म देने वाली खुद एक बच्ची थी और जिस्मानी तब्दीली से बेखबर थी।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से रिपोर्ट आई है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, जिसमें ये कहा गया है अगर यही सिचुएशन रही पाकिस्तान में तो अल्लाह ना करे पाकिस्तान कोलैप्स कर जाएगा। इस मुल्क को करप्शन की बीमारी है, नाइंसाफी की बीमारी है, कर्जे लेकर खा जाने की बीमारी है, एक दूसरे को बर्दाश्त न करने की बीमारी है, सियासी अदम इस्तेहकाम में रहने की बीमारी है, इल्जामात की बीमारी है, नाइंसाफी की बीमारी है। बहुत ही अफसोसनाक वाकया टंडुअल्ला यार में हुआ, जहाँ पे 5 बच्चों के माँ बाप ने गुर्बत से तंग आकर और इस बात से तंग आकर कि उनके पास इतने वसाइल नहीं थे कि बच्चों को खाना भी खिला सकें, खुदकुशी कर ली। कर्जों के इंजेक्शन लगा लगा कर मईशत का पूरा जिस्म जख्मी और छलनी है। अब हाल ये हो गया है कि कर्जों के इंजेक्शन मिलना भी बंद हो रहे हैं। सेकेंडली, श्रीलंका जब डिफॉल्ट किया उसे इंडिया ने सपोर्ट किया। इसके अलावा अफगानिस्तान की बात करें, उसे भी इंडिया सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान अल्लाह ना करे अगर डिफॉल्ट करता है तो उसे कौन सपोर्ट करेगा? मीडिया को इन्होंने मजाक बनाया हुआ, ये अपने पाँव की जूती बनाना चाहते हैं। मैं बता दूं, जितने बड़े लगड़ बगड़ अपने पास बैठा ले। एक ऐसा अफसोसनाक वाकया स्वीडन में हुआ है, जहां एक दाएं बाजू के बड़े शिद्दत पसंद किस्म के सियासतदान ने कुरान पाक को जलाया तुर्की के सिफारत खाने के करीब जाकर। श्रीलंका जैसे डिफॉल्ट की कंडीशन में गया, उसे इंडिया ने कहीं काफी हद तक सपोर्ट किया। अफगानिस्तान को वो सपोर्ट कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं चाइना सपोर्ट करता? हमारा भी तो दोस्त है। तो सर चाइना ने भी तो अभी सपोर्ट कर रहा है ना तालिबान को, गिफ्ट वेपन्स के गिफ्ट भेजे हैं तालिबान को चाइना की जानिब से। एक तरफ तो तालिबान जो है पाकिस्तान पर अटैक कर रहा है, दूसरा चाइना जो है पाकिस्तान का दोस्त होते हुए भी जो है वो तालिबान को वेपन गिफ्ट कर रहा है। रोते रहे, रोने से क्या किसी का मसला होता है? हमें रोने में देखे ना, हम रो रहे हैं, अब दहशतगर्दी भी हो रही है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान को अभी अच्छा नहीं लग रहा कि भाई चाइना जो है वो तालिबानों को वेपन्स या फिर कहीं के हथियार जो है वो सप्लाई कर रहा है। अब देखिए, यहाँ पर चाइना वहाँ जाएगा जहाँ अमेरिका के डिस्प्यूट होंगे। चाइना वहाँ पर जाएगा जहाँ पर उसको थोड़ी सी भी स्पेस मिले। जैसे कि मान लीजिए उसको ऐसा लगा कि भाई पाकिस्तान के अंदर थोड़ी स्पेस है, तो वहाँ उसने घुसने की कोशिश की और पाकिस्तान ने तो स्पेस ही स्पेस दे दी, क्योंकि उसको पता था कि दोनों के जो दुश्मन है वो कॉमन है और वो है इंडिया। उसके अलावा पाकिस्तान ईरान में घुसा, पाकिस्तान सऊदी में घुसा, हालांकि उसको चाइना घुसा, मतलब नॉट पाकिस्तान। लेकिन चाइना को यहाँ पर उतनी जो आप कहें कि सक्सेस मिली नहीं, क्योंकि अभी भी अमेरिका अच्छा खासा होल्ड अरब कंट्रीज़ और पाकिस्तान में रखता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर चाइना ने तालिबानों को सपोर्ट किया हथियारों के मामले में, और वही जो तालिबान है वो टीटीपी को हथियार प्रोवाइड करते हैं, और टीटीपी वही है जो हर रोज़ पाकिस्तान के अंदर बम धमाके करवाता है। कहने का मतलब ये है कि चाइना खुद बेवफाई कर रहा है पाकिस्तान के साथ। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। तो सर चाइना ने भी तो अभी सपोर्ट कर रहा है ना तालिबान को, गिफ्ट वेपन्स के गिफ्ट भेजे हैं तालिबान को चाइना की जानिब से काबुल अटैक के बाद। क्या कहना चाहेंगे आप? एक तरफ तो तालिबान जो है पाकिस्तान पर अटैक कर रहा है, दूसरा चाइना जो है पाकिस्तान का दोस्त होते हुए भी जो है वो तालिबान को वेपन गिफ्ट कर रहा है। मैंने वो रिपोर्ट देखी है, आई एम नॉट वेरी श्योर। एक तो सवाल ये कि तालिबान को हथियार की क्या जरूरत है? आंट दे भूखे नहीं मर रहे वो? सारी दुनिया को तो कह रहे हैं कि हम भूखे मर रहे हैं, हमको रिकग्नाइज नहीं कर रहे हैं, हमको फॉरेन एड दीजिए, हमारे पैसे जो अमेरिका ने फ्रीज किए हुए हैं वो अगर पैसे रिलीज हो जाते हैं तकरीबन $7 बिलियन हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे लिए। तो फिर हथियार क्यों चाहिए उनको? जंग करना है, किससे जंग करना है? अपने लोगों से या पड़ोसियों से? सो आई थिंक दैट्स अ वेरी सीरियस क्वेश्चन, एक के वो हथियार क्यों नहीं। दूसरी चीज ये है कि अमेरिका ने वो कुछ $15-20 बिलियन के हथियार छोड़ आए हैं, तो हमवीज वगैरह, वो सुना कि हेलीकॉप्टर्स भी छोड़ कर आ गए। तो हथियार तो उनके पास बहुत है। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि वो हथियार उन्होंने रशिया को या यूक्रेन को बेचा नहीं, क्यों नहीं? तो पैसे उनके पास भी आ जाते फॉरेन करेंसी इफ दे सोल्ड दोज वेपन्स। सो मैं अगर चाइना अफगानिस्तान को रियली हेल्प करना चाहता है तो रिकग्नाइज कर ले तालिबान की गवर्नमेंट, उनको हथियार देने के बजाय उनको रिकग्नाइज कर दिए, एक पैसा नहीं लगता। एम्बेसी तो वैसे भी काफी खुली हुई है उनकी काबुल में। दे वांट द रिसोर्सेस, जो माइनिंग राइट्स चाहिए उनको, एक्सप्लोर करने की राइट्स चाहिए, और अपॉर्चुनिटी तो है, मतलब बिकॉज इट इज सो क्लोज।
दूसरी चीज़ ये है कि वो डरते हैं कि अफगानिस्तान से जिहादी जो है सो फिर जाकर जिनजियांग वगैरह में तमाशे गड़बड़ ना करे, मतलब टेररिज्म वगैरह करके इनसिक्योरिटीज ना बढ़ाए. So they are trying to prevent that by trying to have an influence. और पाकिस्तान, आई थिंक पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात आर नाउ लेस फ्रेंडली देन दे वर. आपको पता है कि पाकिस्तान के एक वो हाफिज सईद के जो ब्रदर इन लॉ थे, उनके ऊपर चाइना ने होल्ड लगा रखा था, जो चाइना लिफ्ट, जी हाँ, तो लिफ्ट कर दिया चाइना ने. तो आपके पास और एक ऑफिशियल इंटरनेशनल टेररिस्ट है, राइट? तो उसको क्यों नहीं पकड़ के हैंड ओवर कर देते हैं वो लोग? मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड क्यों पाल रखा है ये टेररिस्ट को. सो बट एनीवे, वो चाइना ने होल्ड निकाल दिया है, और इस तरह के और 2-3 पता नहीं कितने होल्ड्स हैं. दैट इज क्लियरली एन एक्ट दैट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान ना. तो चाइना ने आपको वहां पर भी अबैंडन कर दिया. सो जैसा मैंने पहले भी कहा था कि कई किस्म के खतरे वाले बादल मंडरा रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली आपके दोनों लीडर्स, इमरान खान को ले लें या शहबाज शरीफ को ले लें, इनकी बस की बात नहीं है टू हैंडल दिस सिचुएशन. दे कैन नॉट हैंडल, विजन ही नहीं है. और मतलब टू कीप, इट्स लाइक एन इक्वेशन जिसमें कई वेरिएबल्स हैं. ये एक या दो वेरिएबल से ज्यादा इनकी बैंडविड्थ ही नहीं है. But you need many variables at the same time. India is rising. Our friend China is less friendly. America के साथ क्या हो रहा है? Domestic insecurity है. Economy is not doing well. ऊपर से अल्लाह मियाँ जूते पे जूता मारे जा रहे हैं पाकिस्तान को. फ्लड्स हो रहे हैं, अर्थक्वेक्स हो रहे हैं, सारे के सारे. उसके बाद आपके पास एक करोड़ों अजीब किस्म के लोग फंसे हुए हैं जो मतलब उनको टेररिज्म के अलावा और कुछ आता ही नहीं. टीटीपी को ले लें या दूसरों को ले लें. एक जमाना था कि कहते थे खाली वहां भी टेररिस्ट है. अब आपके पास तो बरेलवी भी टेररिस्ट बन गए. मैं सुना कि बरेलवी वाले भी एक तहरीक शुरू करे हुए हैं. पाकिस्तान जो है ना, वो उसका वजूद किसी मोजज़े से कम नहीं है. ये हकीकत है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है. ग्वादर के अंदर हक दो ग्वादर तहरीक चल रही है. दबाया जा रहा है, कवर नहीं. हाँ जी, हक दो ग्वादर तहरीक जारी है. और वो तहरीक क्या है? वो लोग अपने हकूक मांग रहे हैं. तो इसलिए हम इस बात को, और पूरा पाकिस्तान, महंगाई से तो पूरा पाकिस्तान मुतासिर है. और जो मईशत का इस वक्त हाल है, वो इसका हल ये है कि सूद से पाक जो है वो निज़ाम लाया जाए. और इस्लाम का जो निज़ाम है, इस्लाम जो निज़ाम हुकूमत बताता है, जो वो तरीका बताता है, उस तरीके के ऊपर हम चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला कोलैप्स नहीं हो सकता. इस्लाम ने एक ऐसा सिस्टम बना के दिया है और वो अल्लाह ताला का बनाया हुआ सिस्टम है, वो कोलैप्स नहीं हो सकता. इस वक्त ज़रूरत है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क को, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जो कुछ दिया है, दुनिया में बहुत सारे ममालिक में वो सब कुछ नहीं है. देखिए यहाँ पर अगर हम सी पैक को ही देख लें तो वो अल्लाह ताला ने की अगर बात करें तो डीप सी की शक्ल में एक हमारे पास एक वसाइल का बहुत बड़ा एक ज़ख़ीरा मौजूद है. असल में यहाँ पर लीडरशिप की कमी है. लीडरशिप आनी चाहिए, ईमानदार, जो करप्शन करने वाली ना हो, जो लोगों को डिलीवर करने वाली हो. अच्छा, बलोचिस्तान में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं ये तो इंडिया के कहने पर वहाँ पे प्रोटेस्ट किया जाता है, इस तरीके से कहा जाता है, यानी महंगाई के खिलाफ भी जो बोलेगा उसे भी हम एजेंडा बना देते हैं. आप अगर यहाँ पंजाब में लाहौर में बैठी हैं, आप भी क्या इंडिया के कहने पर बैठी हैं? देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बात बताऊं, मैं साबका मेंबर हूँ सूबाई असम्बली बलोचिस्तान की, ठीक है. और वहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो इंडिया के कहने पे नहीं हो रहा. और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो वहाँ के बलोच हैं. और वो प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि देखें, उनको एक सदियों से एक ट्रेड जारी थी, जो बॉर्डर का एरिया है ईरान का, वहाँ पर तजारत होती थी, वो तजारत बंद की गई. वहाँ के जो माहीगीर हैं उनका जरिया माश क्या, मछली पकड़ना. और उनकी मछलियों को जो वो पकड़ते थे वो बड़े बड़े ट्रालर आकर पकड़ रहे हैं. उनकी रोजी रोटी, बल्कि समंदरी हयात को बर्बाद किया जा रहा है, उसको ख़त्म किया जा रहा है. चाइना वहाँ पे आके बिल्डिंग्स वगैरह बना रहे हैं और उनके एरिया को कैप्चर कर रहे हैं. जब आप किसी जगह की तरक्की चाहते हैं तो वहाँ के आम आदमी की भी तरक्की होनी चाहिए. नाज़रीन, जिसका डर था वही हुआ है. आज पाकिस्तान के जो एम्बेसडर है काबुल में,
उनके ऊपर हमला हुआ। पाकिस्तान के सफारत खाने के ऊपर हमला हुआ है और ये इसको बड़ा सीरियस पाकिस्तान ने लिया है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने भी, इस्टेब्लिशमेंट ने भी। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में पाकिस्तान सफारत खाने पर होने वाले हमले में एक पाकिस्तानी सिक्योरिटी गार्ड शदीद जख्मी हुआ है। अब जारी बात है, मैं तो आपको पता है इस सेगमेंट में बड़ी पुराना कह रहा हूँ कि ये टीटीपी जो है ये अफगान तालिबान के साथ मिली हुई है और इस हद तक चला जाए मामला कि आप सफारती हमला वापस बुला रहे हैं, तो ये तो एक इंटरनेशनल स्टोरी बन रही है ना। एक हमारे इन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल को अटैक किया कितने साल पहले और कितने लोगों को मारा, और कल इन्होंने गर्ल्स स्कूल, आर्मी गर्ल्स स्कूल पे अटैक किया। भाई देखें, ईरान में तो नहीं कर रहे ना तालिबान, भाई तुर्की में तो नहीं कर रहे, किसी और मुल्क में, तो पाकिस्तान में क्यों? हुकूमत पाकिस्तान के मुताबिक इस कातलाना हमले का मकसद काबुल के सफारत खाने में मौजूद हेड ऑफ मिशन नाजिमुल उमूर उबैदुर्रहमान निजामानी को निशाना बनाना था। वो अपना एक जो दीवाने का ख्वाब है कि जी अपना अफगानिस्तान पे तालिबान ने कब्जा कर लिया तो यहाँ भी कर लेंगे, ये पाकिस्तान, ये तो मुमकिन नहीं है, ये पाकिस्तान है। अब देख लें कि क्या अफगानिस्तान जो है वो हमें प्रोटेक्ट कर भी सकता है कि नहीं कर सकता। वो मुल्क है अफगानिस्तान जो डे वन से आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया है। वो कहते हैं अटक तक ये सब अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान है क्या? और ये जो 7 अरब 49 करोड़ स्टेट बैंक के पास पड़े हैं, ये भी हमारे नहीं बल्कि दोस्त ममालिक ने हमें मुश्किलात से बचाने के लिए स्टेट बैंक के पास रखवाए हैं। जिस दिन सारे पैसे खत्म हो जाएंगे स्टेट बैंक से, इसहाक डार फरार हो जाएंगे और लंदन चले जाएंगे। भीख मांग के बातें करके कह सकते हैं थोड़ा सा देर लो, फौरन मत लो। 4 से 5 बिलियन डॉलर रह गए हैं और ये 4 से 5 बिलियन ये पब्लिक मनी है भाई, जो लोग अपने बैंकों में रखा हुआ है। सच पूछें तो ये अवाम का दर्द नहीं बल्कि अपनी सियासत खत्म होने का दुख है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जो एम्बेसी है उस पर हमला हुआ है और एक भाई साहब को यहाँ पर अच्छा खासा जख्मी कर दिया गया है। अब देखिए, ये बात कोई आम है नहीं और उसका मूल रूप से रीज़न ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर में डिस्प्यूट है। पाकिस्तान ये कहता है कि जो डूरन लाइन, मतलब इन दोनों की बॉर्डर की जो नाम दिया गया है वो डूरन लाइन कहा जाता है कि भाई डूरन लाइन हम उसको मानते हैं, लेकिन अफगानिस्तान नहीं मानता। अब उसका रीज़न ये है कि अफगानिस्तान का बहुत सारा एरिया, मतलब उस समय तो इसको कोई पर्टिकुलर बॉर्डर थी नहीं, ठीक है, तो अपने कबीले का, मतलब यहाँ पर बात हो रही है पख्तूनों की, उसको बीच में से डिवाइड करके अंग्रेज़ों ने बॉर्डर बनाई थी। अब मान लीजिए कि 1947 में तो अंग्रेज़ चले गए तो उन्होंने ये चीज़ क्लेम की, लेकिन उससे पहले वो क्लेम करते, उससे पहले इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया और ये सारा एरिया पाकिस्तान के पास चला गया। लेकिन आज भी ये जो पख्तून लोग हैं वो अफगानिस्तान के ही मतलब नेटिव कहे जाते हैं। तो आज नहीं तो कल इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम होगी ही होगी, मतलब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में इस बॉर्डर को लेकर। और हो सकता है कि मान लीजिए अगर इंडिया के साथ प्लानिंग अच्छी होती है तो ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया तीनों मिलकर पाकिस्तान को टुकड़े कर सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। आज पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं काबुल में, उनके ऊपर हमला हुआ और जारी बात है वो एक बड़ा शर्मनाक चीज़ है जिसको देख के सारे जो पाकिस्तानी हैं वो परेशान हैं कि पाकिस्तान की क्या जो पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो अफगानिस्तान की क्या है। अब ये जो बेसिकली तो वो चार्ज डी अफेयर हैं उबैदुर्रहमान निजामानी साहब, मेरा ख्याल आई थिंक ये फॉरेन सर्विस से गए हैं और ज़्यादातर गुमनाम ही नज़र आए हैं, लेकिन ऑब्वियसली हमने तो बड़ा मौलवी समझ के भेजा कि यार वो जाएंगे, मौलवी साहब हैं हमारे, तो शायद वो कुछ चीज़ें वहाँ जो तालिबान है वो खुश होंगे। लेकिन जारी बात है टीटीपी वाले जो हैं उन्होंने थोड़े दिन पहले ही कहा है कि वो पाकिस्तान के जो है वो अटैक्स दोबारा शुरू करेंगे। अब जारी बात है, मैं तो आपको पता है इस सेगमेंट पे बड़ी पुराना कह रहा हूँ कि ये टीटीपी जो है ये अफगान तालिबान के साथ मिली हुई है। अब ये असैसिनेशन अटैम्प्ट निजामानी साहब पे होना एम्बेसी कंपाउंड के अंदर, आप देख लें कि क्या अफगानिस्तान जो है वो हमें प्रोटेक्ट कर भी सकता है कि नहीं कर सकता। अब हमने कह दिया जनाब कि वो अफगान गवर्नमेंट जो है वो ये करे वो करे, हमारे बंदों का ख्याल रखे, इन्वेस्टिगेशन कराए, ये कराए वो। उन्होंने क्या कराना, उन्होंने कुछ भी नहीं कराना। उन्होंने पहले क्या किया हमारे लिए, हम ही ने जो किया, हमने अपना आप तबाह किया उनके लिए, हमने अपना आप को रसवा किया पूरी दुनिया में उनके लिए, हमने अपने आप को क्रिटिसाइज करवाया, हमने अपने अंदर
क्लैशनकोफ कल्चर और जहादी कल्चर, और हम ही तो वेपन लेके आए, हम ही तो ड्रग्स लेके आए वहां से, हमें और उन्होंने हमारे लिए क्या करना है। आज भी अगर आप ये उम्मीद लगा लें कि जनाब वो क्या बात है कि हमारे जो लोग हैं उधर बैठे हुए, जो हमारे बहन भाई मुसलमान जो हैं, वो हमें कहते हैं मुसलमान ना क्या करें। अगर आप जो अब्दुल्ला साहब की, ये पाकिस्तानी बड़े लवी डवी होने की कोशिश करते थे अफगानियों से, तो उन्होंने कहा यार ये आप अपना काइंडली ये इस्लामिक ना कहा करें, आप हमारे नेबरली फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आप हमारे साथ नेबर हैं, ठीक है जनाब। अब जाहिर बात है ये चीज़ें बड़ी तकलीफ होती हैं, ये देख के, ये सुन के कि हम क्या कर रहे हैं। नाजरीन, हुक्मरानों के सब ठीक है के दावों के बावजूद कौमी मईशत की हालत बेहतर होती नजर नहीं आती है। ज़र मुबादला के ज़खायर सुकड़ रहे हैं, जबकि IMF से मुज़ाकरात का अमल आगे नहीं बढ़ पा रहा है और आवाम में तशवीश पाई जाती है कि सूरत हाल क्या नताइज लाती है। हिलाली साहब, ताज़ा खबर यह है कि 25 नवंबर तक ज़र मुबादला के ज़खायर में 4.2% कमी वाक़ हो चुकी थी। हुकूमती दावों और ज़मीनी हक़ाइक़ में इतना फ़र्क क्यों है? इसलिए कि हुकूमत आदी हो गई है झूठ बोलने में। अच्छा, और कोई वजह तो हो ही नहीं सकता। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इकोनॉमी वैसे जा रही है नीचे, अंग्रेजी में कहते हैं इट इज़ टैंकिंग। 4 से 5 बिलियन डॉलर रह गए हैं, और ये 4 से 5 बिलियन ये पब्लिक मनी है भाई, जो लोग अपने बैंकों में रखा हुआ है। फूड इन्फ्लेशन 37% रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में 35%। फूड ओवरऑल इन्फ्लेशन 26%। आप मुझे बताएं ये कोई लुक एट दिस, गुर्बत से गुर्बत जो लोग रह रहे हैं रूरल एरियाज में, 37% हर महीना ज्यादा देना पड़ता है। दूसरी बात, IMF का प्रोग्राम बंद हो गया है ना। वो कह रहे हैं वो 600 बिलियन रुपया जो तुमने वादा किया था GST में लेंगे, दो हमें। ये इस किस्म की गुर्बत हो गई है कि बेचारे गरीब लोग अपने बच्चों को स्कूल से निकाल रहे हैं। और वैसे जैसे आपको पता है 50 या 60% पाकिस्तानी बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं क्या हालत है इधर। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट 60 बिलियन, मल्टीलैटरल 20 बिलियन और कमर्शियल डेट 15 बिलियन। इसका मतलब क्या? आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और मल्टीलैटरल में जाके उनको भीख मांग के बातें करके कह सकते हैं थोड़ा सा देर लो, फौरन मत लो। शायद ये भी रिक्वेस्ट करते हैं इंटरेस्ट कम करो, हालांकि वो चलता नहीं है। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान तो ये कह रही थी कि मुख्तलिफ इलाकों में उनके लोगों के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन जारी हैं, इसलिए सीज़ फायर ख़त्म करने का फैसला किया। आप समझते हैं बात दुरुस्त है? तो क्या हम ये मिलिट्री ऑपरेशंस उनके खिलाफ कर रहे हैं ना? हम इसलिए कर रहे हैं कि वो कुछ उधर कर रहे हैं जो हमारे कानून की खिलाफ वर्जी है ना। क्या वो सिर्फ वो चायखाने में बैठे होते हैं, हम आके उनको मार देते हैं? ये सब पागल लोग हैं, इनकी बातें क्या सुनना है। मैं आपको बता रहा हूं, ये तहरीक तालिबान अफगानिस्तान ने बैठ लिया है। ये चोर, ये मर्डरर्स, ये चोरों को से बैठ लिया है। TTP लिया क्या बैठ है कि हम तुम्हारे साथ हैं, पनाह देते हैं, उनको आर्म्स देते हैं। ये एक अड्डा बन गया है टेररिस्ट का। अफगानिस्तान में क्या नहीं है, वो है आइसिस है उधर, दाइश है उधर, और ये हैं उधर। हमारे इन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल को अटैक किया कितने साल पहले और कितने लोगों को मारा, और कल इन्होंने गर्ल्स स्कूल, आर्मी गर्ल्स स्कूल पे अटैक किया, बच गए। ये लोग हैं, इनके साथ आप बात करना चाहते हैं? वो मुल्क है अफगानिस्तान जो डे 1 से आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया है। वो कहते हैं अटक तक ये सब अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान है क्या? अफगानिस्तान एक बफर स्टेट है ना, जिसमें तुर्कमेन रहते हैं, उज़्बेक्स रहते हैं, ताजिक्स रहते हैं और पश्तून्स रहते हैं। भाई तुम्हारे मुल्क तो सब बने हुए हैं उधर। ये 4 मुल्क सेंट्रल एशिया में तो बने हैं, जाओ ज्वाइन देम। तुम्हारे मुल्क की कोई जरूरत नहीं थी, एम्पायर्स खत्म हो गए, बफर नहीं चाहिए। और अगर तुम बफर बनता चाहते हो और फिर भी रहना चाहते हो और हमारे लोग पे आने पाते हो, तो फिर उनको हम उधर जाके उनके कम्युनिटी सेंटर्स, उनके स्कूल्स, उनके घर, उधर जाके उनके साथ लड़ें।
एटम बम हमारे पास है, पता नहीं कौन कौन से कोई 500 किस्म के मिसाइल्स हमारे पास हैं, लेकिन वो बात फिर आती है कि खाने को हमारे पास दाने नहीं है। IMF के पास जाओ, वर्ल्ड बैंक के पास जाओ, चीन के पास जाओ, तुर्की के पास जाओ, सऊदी अरेबिया के पास जाओ उधार लेने के लिए। बांग्लादेश ने भी तेजस अब डिसाइड कर लिया, आपका GF तो 2 कंट्रियों में गया, हमारा LCA 12 कंट्रियों में जा रहा। खाक मजबूरी है, घंटा मजबूरी है। मैं कहता हूँ कि बंदा इनको छितर मारे और बंदा इनको कहे कि एक मैंने इंटरव्यू देखा था, बहुत फेमस हुआ। मैं वो वर्डिंग तो यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन आपको शायद मेरे लहजे से अंदाज़ा हो गया, ये सब मिलके हमको पागल बना रहे हैं। भारत की तरफ से IIT के स्टूडेंट्स की अगर बात की जाए तो ऑर्गेनिक सोलर पैनल की जो है उसको डेवलप किया गया है स्टूडेंट्स की तरफ से। मेरे जेब में पैसे नहीं है और दूसरी तरफ मैं कहता हूँ कि नहीं यार, मैंने इसके साथ भी उलझना है, मैंने उसके साथ भी उलझना है। तो ये तो एक बड़ी सिंपल सी बात है कि यार मैं पहले अपने जेब के अंदर या अपने पेट पालने के लिए जो मुझे रोटी चाहिए, पहले तो वो मुझे चाहिए ना, बुनियादी चीज तो वो है। और आपको पहली बात, हम पैसे देके माल ले रहे, आपको एड में मिले थे, आपने कौन से पैसे दिए थे? नहीं, F-16 ने पैसे लिए हुए हैं, क्या बातें कर रहे हैं? आपके पास कितने जहाज हैं? आप ये रिसर्च कर लीजिएगा, आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है। पाकिस्तान gave up money to buy those। हाँ जी, पूरे जहाज देके आपने नहीं, कुछ 10 एक जहाज के पैसे दिए। हमारे तो पैसे फंस गए जब सैंक्शंस लग गई, पैसे उनके पास पड़े रहे। माइक्रोसॉफ्ट के CEO की अगर मैं बात करूं, उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आई है कि हमारा नेबर कंट्री जो इंडिया है वो ग्लोबल इनोवेशन के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब क्रिएटिविटी लेके आ रहा है। ये आपको एड दिया है चीमा साहब, यूएस गवर्नमेंट ने, ट्रेड नहीं है मेरे पास। रॉ हमारे खिलाफ है और फिर जाहिर है कि बहुत पूरी कुव्वत से वो हमारे और एलानिया इसके खिलाफ है। मसला तो ये हुआ ना कि हमारी इंटेलिजेंस इसको खबर नहीं मिली कि हमला होने वाला है, ना कोई वार्निंग थी कहीं। इसका मतलब ये सरप्राइज अटैक था, सरप्राइज नहीं होना चाहिए था। कि इसका मतलब है कि उन्होंने दहशतगर्द उससे आगे हैं, इनका ताल्लुक मोसाड से भी है, इनका ताल्लुक CIA से भी है, तो ये जानते हैं अपने टारगेट कर। नमस्कार दोस्तों, अब मान लीजिए कोई यूट्यूबर है या फिर कोई भी पाकिस्तानी पत्रकार है, जब किसी के पास जाएगा, किसी पाकिस्तानी के पास जाएगा और बोलेगा कि क्या हमें इंडिया से गेहूं मंगवा लेना चाहिए, क्या हमें इंडिया से ट्रेड शुरू कर देना चाहिए या फिर चावल मंगवाना चाहिए, तो वही कहेगा कि हम भूखे मर जाएंगे लेकिन इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, पाकिस्तानियों को क्या है कि मैं ही सबसे बड़ा मुसलमान हूँ, ये दिखाने की चूल रहती है। अगर मान लीजिए वही बंदा साइड में आ जाएगा, अब कैमरा हटा दोगे तो कहेगा कि हाँ भाई बहुत सिचुएशन यहाँ पर ख़राब चल रही है। यहाँ पर यही बात हो रही है कि हमारे पास एटम बम है, हमारे पास जज्बा है। वो मतलब ये जो मेजर गौरव आ रहे हैं ना, इस चीज़ को अच्छा खासा क्रिटिसाइज़ करते हैं या फिर साइकाज़म उसमें ऐड करते हैं कि हमारे पास जज्बा है। जज्बे से क्या होगा, मतलब उससे रोटी थोड़ी बनेगी। देखिए, आम पाकिस्तानी चाहता है, मतलब कोई भी पाकिस्तानी चाहता है, लेकिन वो हिंदुओं के प्रति जो नफरत है, जो स्कूलों में मदरसे में पढ़ाई गई है, उससे वो बाहर नहीं आ पा रहा है या फिर ब्रेन वॉश जो कर रखी है, और उसको ऐसा एक इंसल्टिंग फील होता है कि इंडिया के सामने झुकना मतलब। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। सुमित भाई, ये बताइएगा जरा, थोड़ा सा ये टेक्निकल सवाल है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने F-16 अमेरिका से लिए हुए हैं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं लो जी कि जब अमेरिका चाहे स्विच ऑफ कर दे, ठीक है। यूरोप चाइना पे भी बड़ा डिपेंडेंट है, ये ना हो कल को पेरिस जो है वो राफेल के स्विच बंद कर दे, तो फिर क्या होगा? मैं आपको बता रहा हूँ चीमन साहब, जो 50% प्रोडक्शन जो इंडिया में होगी वो काहे को होगी। और आपको पहली बात, हम पैसे देके माल ले रहे, आपको एड में मिले थे, आपने कौन से पैसे दिए थे? नहीं, F-16 ने पैसे लिए हुए हैं, क्या बातें कर रहे हैं? आपके पास कितने जहाज हैं? आप ये रिसर्च कर लीजिएगा, आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है। पाकिस्तान gave up money to buy those। हाँ जी, पूरे जहाज देके आपने नहीं, कुछ 10 एक जहाज के पैसे दिए। हमारे तो पैसे फंस गए जब सैंक्शंस लग गई, पैसे उनके पास पड़े रहे। 10 एक मैंने पढ़ा था। हाँ, 10 एक जहाज के आपने पैसे दिए थे। हाँ, तो फिर उसके बाद आपने पैसे नहीं दिए, और जो आपको जो अपग्रेड भी मिल रहा है ना, या पैसे देके, देखिए फर्क है चीमा साहब। आप पैसे देके, देखिए हम पैसे देके राफेल से माल उठा रहे हैं,
दूसरा परिस्थिति, हमें फ्रेंच गवर्नमेंट एड दे के हमारा अपग्रेड करा, तब चाबियां चुबियां फंसती हैं। यहाँ कोई एड नहीं दे रहा है, देख ले, टेक्नोलॉजी तो उनकी है ना, आपकी तो नहीं है। नहीं, मेरी बात सुने ना, ये कोई ट्रेड और एड का ही तो सारा गेम है। वो एड है, ये ट्रेड है। ट्रेड होता है पैसे, टेबल पैसे पे रख के, एड होता है उसके रेमो करम पे। अगर आप राफेल, अगर आप लॉकहीड मार्टिन से $450 मिलियन टेबल पे रखते हो एड, वो बोलते हाँ भाई ये लो और करो, तब वो परिस्थिति नहीं होती। पर ये आपको एड दिया है चीमा साहब, यूएस गवर्नमेंट ने, ट्रेड नहीं है मेरे पास। नहीं सुमित भाई, आप वो ना चले गए, वो बीजेपी उस माइंड सेट में चले गए। मेरा सवाल वाज फॉर लर्निंग बेसिकली, कि सिंपल सी बात है, ये ना हो कल को वो जो है ना वो ऑफ कर दें, ये सवाल। ऐसा कुछ नहीं होता है, प्रोडक्शन यहाँ है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है, प्रोडक्शन यहाँ है भाई। आइडिया यार ये क्या सुमित भाई, आपसे ये सवाल के जवाब एक्सपेक्टेड नहीं है। अब ये तो नहीं कह सकते, मुझे ये बताएं, आईफोन का सॉफ्टवेयर कैलिफोर्निया में, प्रोडक्शन इंडिया में, इससे क्या फर्क पड़ता है यार? हु कंट्रोल्स आईफोन? नहीं, सॉफ्टवेयर का, आईफोन का आईपीआर इज कंट्रोल्ड बाय अमेरिकन्स, बट रिपेयरिंग, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशंस कंट्रोल्ड बाय इंडियंस। मैंने एमआरओ को बोला, तो यही तो बात है। तो यही राफेल में आपके यहाँ कौन सी फैसिलिटी है? आपके फैसिलिटी तो यार मैं ये बात बनता है। सुमित भाई, मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं तो आपसे सिंपली आपको ही जवाब दे रहा हूँ कि जिस तरह एप्पल का सॉफ्टवेयर अमेरिका में बना, प्रोडक्शन वहां जा रही है, बट दैट डजंट मीन द इंडियंस कंट्रोल द सॉफ्टवेयर। दैट इज वेरी लॉजिकल क्वेश्चन आई थिंक। मैं चीमा साहब वही कह रहा हूँ ना आपको। एक बात बताइए, आपके आईफोन का सॉफ्टवेयर अभी आपके कंट्रोल में या एप्पल के कंट्रोल में? एप्पल के कंट्रोल में। तो अगर फिर पैसे देने का फायदा क्या हुआ एप्पल को? अगर आपको फ्री में फोन दिया हो तब तो मालिक है ना वो, लेकिन अभी आपका सॉफ्टवेयर का कंट्रोल आपका है। यू कैन गो टू स्टोर एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू विद सॉफ्टवेयर, बट अगर आपको फ्री में फोन मिला होता, इमदाद में मिला होता, एड में मिला होता, तब उनके हाथ नहीं। मेरा ख्याल है मैं अपनी बात समझा नहीं पाया। आरबीआई ने इंडियन करेंसी ने डॉलर को इतना मात दे दिया है कि अभी 35 कंट्रीज ने कहा है इंडिया से कि भाई हम आपकी करेंसी यूज करेंगे, आपकी करेंसी की वैल्यू बहुत है, आपकी रुपये की वैल्यू बहुत है। और आरबीआई वो एक करेंसी है इंडिया की जिसको यूएसए ने बहुत नुकसान उठाया। यूएसए ने क्यों? क्योंकि सारी कंट्रीज जो हैं वो इंडियन रुपये की तरफ जा रही है, आरबीआई की तरफ जा रही हैं, डॉलर को नीचे गिरा रही है। अगर हम अपनी बात करें, आपको भी पता कि हर जो भी ट्रेड करता था पहले डॉलर में होता था, इवन हम भी अपने डॉलर में ट्रेड करते, लेकिन पाकिस्तान अभी तक डॉलर से नहीं निकल पाया। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, अब देखें, बात कुछ इस तरह की आ जाती है कि आपके कुछ इंटरनेशनल रूल्स होते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल रूल्स बेसिकली कुछ ऐसे हैं कि आपने जो भी ट्रेड करनी है, किसी भी मुल्क के साथ करनी है, किसी भी कंट्री के साथ करनी है, तो वो आपने करनी है डॉलर्स में। डॉलर्स में ट्रेड करने का मकसद ये है कि इस वक्त सुपर पावर है यूएस, ठीक है, उसकी जो करेंसी है वो डॉलर है। तो बेसिकली उसने अब आपको शायद इस बात का आइडिया हो कि इंडिया के अलावा यही इकदाम सबसे पहले रशिया और चाइना भी कर चुके हैं, ठीक है। रशिया और चाइना भी अपनी इकॉनमी को बेसिकली, चाइना में येन है और रशियन, मुझे आइडिया नहीं है कि उनकी करेंसी का क्या नाम है, लेकिन वो जो ट्रेड करते हैं उनकी कोशिश ये होती है कि वो अपनी उसके साथ ही करें, अपनी करेंसी के साथ करें। तो मकसद देखें ये है कि कुछ लॉबीज़ होती हैं, जो जब आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जाते हैं ना, तो कुछ लॉबीज़ होती हैं। लॉबीज़ कुछ इस तरह की होती हैं कि अब हम बहुत सी, अगर हम बात करें किसी इकोनॉमिस्ट से पूछें, बेसिकली मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा हूँ, तो मुझे भी इस चीज़ का आइडिया है कि आपकी जो करेंसी होती है वो आपकी मुल्क को चलाती है, क्योंकि सीधी सी बात है, जो हमारे पास पैसा है वही हमारा सब कुछ होता है। लेकिन बेसिकली फ़र्क कहाँ आता है? फ़र्क यहाँ आता है कि जब हमने किसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जब हम जाते हैं, जब हम किसी दूसरे मुल्क के साथ हम कोई एग्रीमेंट करते हैं। अगर मैं किसी अमेरिका के पास जाता हूँ या मैं किसी और मुल्क के पास जाता हूँ, वो मुझे कहते हैं कि जी इतने यूएस डॉलर्स आपने हमें देने और इसके अगेंस्ट हम आपको ये चीज़ देंगे। इस वक्त बेसिकली यूएस डॉलर का रेट है ऑलमोस्ट कोई 220 to 225, आई थिंक इतना ही है। तो हमारा बेसिकली नुकसान सबसे बड़ा ये होता है, हमारा नहीं बाकी ममालिक का भी, कि मैं अभी आपके टॉपिक पे भी आ रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा नुकसान सबसे बड़ा ये होता है कि हम अगर कोई भी चीज़ लें तो वो हम अपने पैसों से नहीं ख़रीद सकते, हमने बेसिकली डॉलर से ट्रेडिंग करनी होती है। क्यों? क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है और उसने एक रूल बनाया हुआ है। रूल भी क्या कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ही होती है, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं होता। लेकिन बात जब आ जाती है ना कि रशिया ने एक एकदम, सबसे पहले चाइना ने, चाइना के बाद रशिया, रशिया के बाद अब इंडिया, तो ये लोग वो हैं जो अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं, ठीक है।
बात आ जाती है सिंसियरिटी पे कि देखें उनको इस चीज़ से क्या फ़ायदा हो रहा है। एक चीज़ जो आपको मार्केट से अगर आप अपने रुपीज़ में लें तो वो आपको सस्ती भी पड़ सकती है, लेकिन जब आप डॉलर्स में लेते हैं आपको वही चीज़ आपको उसको मल्टीप्लाई करके अपनी करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ता है। फिर आप देखते हैं कि आपने कितनी, अच्छा एक और चीज़ भी है, एक बड़ी ना मिथ है कि जी हमारे पास स्टेट बैंक है या इंडिया के पास बैंक है तो हम नोट ज़्यादा क्यों नहीं छापते। ये बहुत गंदी मिथ है। तो देखें ऐसे नहीं होता। हमारी एक बेसिकली फॉरेन रिजर्व्स जो होते हैं ना वो आपकी इकोनॉमी की बैकबोन होते हैं। हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स जो उनसे हैं उनको भी अगर हमने कैलकुलेट करना है तो वो भी डॉलर्स में करना है। यार ये कोई कहाँ का इंसाफ है। देखिए ना, तो हम तो आज तक यूएस के सैंक्शन से नहीं निकल पाए, यूएस डॉलर से नहीं निकल पाए, लेकिन इंडिया का मैंने क्यों बताया 75 ईयर्स। यार हम लोग कहते हैं वो हमारे दुश्मन है, हमारे राइवल है, वो राइवल वो सोचते भी नहीं है राइवल और वो कहाँ से कहाँ निकल गए और हम दुश्मनी को लेके बैठे हैं। मैम बात दुश्मनी की नहीं है, बात मैं एक पाकिस्तानी हूँ और मैं एक आम शहरी हूँ, ठीक है। देखें सीधी सी बात है, इंडिया कोई मेरी भैंस चुरा के नहीं गया, ठीक है, या उसने मेरी ज़मीनों पे कोई कब्ज़ा नहीं किया हुआ। बात कुछ इस तरह की आ जाती है कि हम राइवलरी से हट के हम नेगेटिविटी से हट के अगर हम बात करें ना तो उसमें हम ये आते हैं कि बात जब आती है इंडिया और पाकिस्तान के कंपैरिजन की, ये कंपैरिजन ही सरासर गलत है। अभी तो ये हल्का सा टीजर है, पूरी फिल्म आनी बाकी है। ये अच्छा आपने एयरपोर्ट दे दिए आउटसोर्स, ये अजीब सी बात है, एयरपोर्ट आउटसोर्स कर दिए हमने। पाकिस्तान के जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, यानी कि 3 एयरपोर्ट्स, उनको आउटसोर्स किया जा रहा है। 3 बड़े एयरपोर्ट इस्लामाबाद, कराची और लाहौर आउटसोर्स करने का फैसला कर दिया गया है। पूरा कंप्लीट एयरपोर्ट, ये तो सिक्योरिटी का भी इशू है ना। और सुनने में ये भी आ रहा है कि इंडिया पाकिस्तान की यूएस एम्बेसी और इन तीनों एयरपोर्ट को खरीदने में इंटरेस्टेड है। मेरे भाई देखो, बात सीधी सी है, जब तक बिकने वाले बिकने के लिए तैयार हैं, खरीदने वाले को आप गालियां दे करके उसका मुंह नहीं बंद करा सकते। इन 8 महीनों में बेरोजगार हो गए हैं, मतलब समझते हैं आप लोग। ये नौबत आ गई है, पहले मोटरवे गिरवी रख दिए थे हमने चाइना के पास, इवन के मोटरवे पाकिस्तान का खुद का नहीं है जिसपे हम चलते फिरते हैं। इन हालात ऐसा ही बता रहे हैं कि सब कुछ बिकेगा यहाँ पे। और जो आप इंडिया का कह रहे हैं, मेरे ख्याल से इंडिया डायरेक्ट तो नहीं आएगा, उनके कुछ ताजिर जैसे। मुझे तो लगता है आने वाले टाइम में सांस लेने के लिए भी हम लोगों को किसी की वो मतलब इजाजत लेनी पड़ेगी या उसके लिए भी कर्ज अदा करना पड़ेगा। लानत भेजता हूँ मैं ऐसी जमहूरियत पर जहाँ जमहूर की जान किसी काबिल नहीं है। ये चोरों का मुल्क है, ये करप्ट मुल्क है, यहाँ किसी कोई महफूज नहीं है, ये दहशतगर्दी का शिकार है। व्यूअर्स, आज हम एक इंडियन के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम है गौतम। सेकेंड ईयर क्लियर करने के बाद अनफॉर्चुनेटली इनका आईटी में एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने ये ठान ली कि मुल्क के लिए कुछ ऐसा काम लाजमी करेंगे जिससे उनके मुल्क का नाम रोशन हो, और ऐसा हुआ भी। बिलावल साहब के बारे में बात हो रही थी, चलो पेशेंट को ही आज ऑन एयर कर देता हूँ। अगला ये जो वजीर आजम आपका होगा ना, ये नहीं, उससे अगली वाली बारी बिलावल की है। और बोलो। पाकिस्तानी जहां भी जाते हैं करतूत नहीं बदलते, उनको इज्जत रास नहीं आती, क्योंकि उन्होंने घर में ही अपना वर्किंग स्टेशन बना रखा है। रिसर्च उन्होंने बहुत ज्यादा की है और होममेड मिसाइल बनाया है जिसका नाम उन्होंने रखा है पासुपतास्त्र। और मैं आपको बता रहा हूं, एक पूरा रिजर्व फोर्स अहमद शाह मसूद के पंजशेर वैली में, दे आर रेडी। उनको फाइनेंसिंग मिले अमेरिकन से और हिंदुस्तान से, और फिर इनके साथ एक बहुत बड़ा सिविल वॉर हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के 3 बड़े शहर हैं। एक तो लाहौर हो गया, एक तो कराची हो गया, और इस्लामाबाद जिसको डेवलप किया गया था और कैपिटल बनाया गया, उसका जो एयरपोर्ट है, इन तीनों सिटी के एयरपोर्ट है उसको आउटसोर्स कर दिया गया है। आउटसोर्स करने का मतलब ये है कि इसका सारा काम जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं संभालती, कोई और संभालता है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये कोई बाहर के लोग संभालते हैं, मतलब पाकिस्तानी नहीं है। देखिए कई सारी चीज़ें जो है वो पाकिस्तान ऑलरेडी गिरवे रख चुका है चाइना के हाथों, मतलब उनको पैसे चाहिए। अब देखिए चाइना तो ऐसा है नहीं कि वहाँ आकर उस प्रॉपर्टी का यूज़ करने लगेगा, लेकिन ये चीज़ है कि भाई सामने वाला कंट्री कितना बेकार हो चुका है, कितना वाहियत हो चुका है कि अपने कंट्री की जो प्रॉपर्टी है उसको गिरवे रखनी पड़ रही है। इससे पहले कोई जिन्ना पार्क की बात आई थी कि भाई वो जो जिन्ना वाला पार्क है उसको यहाँ पर गिरवे रख दिया गया। मतलब मुझे ये पता नहीं चल रहा। देखिए चाइना ने कहा कि भाई हमें सीपैक बनाना है तो बीच में से एक रास्ता दीजिए, पाकिस्तान ने पूरा का पूरा रास्ता दे दिया। कौन सा कंट्री ऐसा करता है भाई? मतलब क्या डेवलपमेंट हो गया, कुछ दिख नहीं रहा। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें।
आपको पता है कि एक बहुत क्राइसिस चल रहे हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, और तालिबान की जानिब से एक स्टेटमेंट आती है कि अगर पाकिस्तान पर, यानी कि पाकिस्तान अगर तालिबान पर अटैक करता है या फिर अफगानिस्तान पर अटैक करता है, तो उनकी कंडीशन 1971 में जो कंडीशन हुई थी यहाँ पर, और सरेंडर करना पड़ा था पाकिस्तान की, मतलब जो भी एस्टेब्लिशमेंट थी और जो भी मुआहदे हुए, उस तरह का सिनेरियो दोबारा क्रिएट हो जाएगा अगर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर कोई अटैक किया तो। इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान इस वक्त बिहेव कर रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल सर्कस बनी है, जिस तरीके से इकॉनमी खराब है, उस पे कोई लतीफा सुनाया जा सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये तो मेरे ख्याल में किसी तालिबान ने लतीफे बनाने वाली बात की है, क्योंकि वो खुद अपने हालात उनके देखें कि अभी तक उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया एज ए रजीम। पाकिस्तान से आके डॉलर क्यों लेके जा रहे हैं? क्योंकि उन्हें अपनी हर चीज कैश लेनी पड़ती है। इस वक्त तकरीबन $15 मिलियन पर डे के हिसाब से पाकिस्तान से स्मगल होकर डॉलर जा रहा है। उसमें गलती पाकिस्तान की है। उसकी वजह यह है कि अगर देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं है, उसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके उसको सही चला नहीं रहे हैं। लेकिन अगर चलाएं तो, लेकिन ये अगर देखा जाए कि अफगानिस्तान कैन do something to Pakistan's establishment या पाकिस्तान to do militarily, that is, मैं समझता हूँ कि he must be living in fool's paradise। ये बिल्कुल ही बेतुकी सी स्टेटमेंट है, doesn't make any sense। अफगानिस्तान जाकर पहले हमारे एस्टेब्लिशमेंट जाके उनको जब रशिया आया था, सारी मिलिट्री ट्रेनिंग तो सारी हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारी आर्मी ने, सोल्जर्स ने दी थी। आज वही बातें कर रहे हैं। अफसोस है, इसमें हमारी अपनी फॉरेन पॉलिसी की गलतियां हैं, हमारी गलतियां हैं। अफगान महाजरीन को रखना, फिर उनको पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त स्प्रेड हो चुके हैं, खुले फिर रहे हैं बिल्कुल। और वही पाकिस्तान को एक दहशत गर्दी में, जिस तरह वो स्लीपर सेल है उनके बने हुए, ये पाकिस्तान की अपनी गलतियां हैं। यूएस एड से डॉलर बनाने के चक्कर में हमने मुहाजिरीन अपने सर पे चढ़ा लिए। अफगानिस्तान में जब रशिया आया तो डॉलर बनाने के चक्कर में हमने मुजाहिदीन की कैंप बना लिए यहाँ पे। तो ये सारी हमारी अपनी गलतियां हैं, इसमें उनका कसूर नहीं है। हमारी इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट डीमोरलाइज हो चुकी है, ये वाकई फैक्ट है। खान साहब ने उसमें रोल एक अदा किया है। 5th जनरेशन वार बिल्कुल पाकिस्तान में अंदर, अगर कल को आप देखेंगे कि जब लोगों को वारफेयर पढ़ाया जाएगा आर्मी स्कूलों में, तो पाकिस्तान की मिसालें दी जाएंगी किस तरीके से 5th जनरेशन वार के जरिए पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को डीमोरलाइज किया गया है। लेकिन इसको इस तरह भी नहीं लेना चाहिए कि 7 लाख पाकिस्तान की फौज है, सारी की सारी जो है वो शहरों के अंदर नहीं बैठी है, या शहरों के अंदर वो सारी की सारी बैठ के वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं बना रही लोगों की। कुछ लोग बॉर्डर पे भी बैठे होंगे और लड़ेंगे भी, अदरवाइज कंट्री कब का खत्म हो जाता है, चीजें चल जाती। वरना मैं एक और मिसाल लेता हूँ, अफगानिस्तान ने क्या करना है, अगर इतने हालात बदतर हो चुके होते तो अब तक इंडिया ही हमारे साथ कुछ कर लेता, लेकिन हालात इतने खराब है नहीं है। व्यूअर्स, आज हम एक इंडियन के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम है गौतम। सेकेंड ईयर क्लियर करने के बाद अनफॉर्चुनेटली इनका आईटी में एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने ये ठान ली कि मुल्क के लिए कुछ ऐसा काम लाजमी करेंगे जिससे उनके मुल्क का नाम रोशन हो। और ऐसा हुआ भी, क्योंकि उन्होंने घर में ही अपना वर्किंग स्टेशन बना रखा है। रिसर्च उन्होंने बहुत ज़्यादा की है और होममेड मिसाइल बनाया है जिसका नाम उन्होंने रखा है पाशुपतास्त्र। उनका इंटरव्यू भी लिया गया, उसकी एक वीडियो दिखाएंगे हम लोगों को, जानते हैं उनसे उनकी राय कि अगर पाकिस्तान के साथ कंपेयर किया जाए इंडिया का नॉलेज, इंडिया की एजुकेशन, तो क्या कहना चाहेगी पाकिस्तानी अवाम, जानते हैं हम लोगों से। मेरे साथ रहे। इंडिया इस वजह से आगे है कि उनका जो नौजवान है वो उनके पास है, और जो हमारा जितना भी नौजवान है, जितना भी स्टूडेंट है ना, वो सारा जाके बैठा हुआ है। ठीक है, कैसे मुल्क के हालात स्टेबल होंगे जब आपका यहाँ पे यूथ ही नहीं आपके साथ रहेगी, तो वो कैसे स्टेबल करेगी इस मुल्क को। बात पता क्या है, नौजवान उनके भी बाहर हैं, लेकिन उनके नौजवानों को वो लोग खुद बाहर अप्रोच करके बुलाते हैं। उनके रेमिटेंसेस, इंडिया के रेमिटेंसेस आप देख रहे हैं कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं। आप मुझे ये बताएं कि सऊदीया ने जितना सऊदीया एक साल में अपना पेट्रोल या तेल निकाल के भेजता ना, उससे डबल इंडिया ने अपना सॉफ्टवेयर बेचा है। उससे डबल इंडिया ने अपना सॉफ्टवेयर बेच के उससे डबल पैसे कमाए हैं। वो तेल लगा रहे हैं, ये अपना सॉफ्टवेयर बेच के इतना पैसा कमा लिया उन्होंने। तो टेक्नोलॉजी, हाँ जी, यहाँ पे एजुकेशन ही नहीं है। यहाँ पे आप किसको एजुकेशन कहेंगे? हर दूसरा बंदा तो यहाँ पे जाहिल है, उसको पता नहीं है कि पॉलीग्राफिक टेस्ट क्या होता है, उसको तो इससे भी नहीं पता। उसको बंदा क्या करे? हमारे इस वक्त हाल तो इतने को बूढ़े हुए हैं, हम काफिर हैं, जो काफिर हैं उन्होंने हमारी आदतें अपनाई हुई हैं।
तो इससे बंदा यहाँ पे क्या करे? सर हम इस तरह से किसी को काफिर भी नहीं बोल सकते। हमें, आपको पता है हमारे मजहब में ये भी अलाउ नहीं है कि हम किसी को उसके मुंह पर काफिर कहें या किसी को इस तरीके से। ठीक है, लेकिन जिस तरह की ये हरकतें हो रही हैं, हाँ देखिए ना, मुस्लिम यूनिटी में इत्तेहाद ही नहीं है इनकी, तो आपस में इत्तेफाक नहीं है, तो हम इनको क्या समझे? यहाँ पे तो दो बंदे अगर किसी को मारे होंगे तो वो तू इस तरह कहेगा यहाँ मैं सामने गुजर जाता हूँ, मैं क्या करूँ यहाँ पे? ठीक हो गया। अगर हम उनकी यूनिटी की बात करें, इंडिया की बात करें, तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? आपको पता है इस वक्त दुनिया के तकरीबन 5 मुल्क हैं जिनके प्राइम मिनिस्टर इंडिया से हैं, ठीक है? प्राइम मिनिस्टर और अगर प्रेसिडेंट्स को मिलाकर बात करें तो दुनिया के 10 ममालिक बनते हैं। पाकिस्तानी ओरिजिन का एक प्राइम मिनिस्टर मुझे बता दे बाहर के मुल्क में। पाकिस्तान का तो मेरे ख्याल से आपको कोई भी नहीं नज़र आएगा। पाकिस्तान की वैल्यू ही हमारी इतनी अच्छी है कि हम जहाँ पे भी जाएं तो हमारे साथ ऐसे डिग्रेड और 3rd डिग्री का हमारे साथ टॉर्चर किया जाता है कि हमें लगता नहीं कि हम इंसान है। पाकिस्तानियों को तो वो इंसान ही नहीं ना समझते। स्पेशल चेकिंग होती है हमारी। जी, स्पेशल चेकिंग साइड पर जाके करते हैं। वो मुस्लिम ममालिक में भी होती है, दुबई भी करता है, सऊदीया भी करता है। दुबई सऊदीया करता है, वो आपकी बात ठीक है। वो उनको पता ना कि हमारी क्या औकात है पाकिस्तानियों की, कि ये कहाँ पे किस चीज़ को बिलोंग करते हैं। 3rd डिग्री का टॉर्चर है ये। अकरम खान अलायंस अकरम गाजी, पाकिस्तान आर्मी के क्रिएटेड टेररिस्ट अकरम खान, जो कि एक बहुत बड़ा रिक्रूटर था, की लश्कर तैयबा कमांडर मार दिया गया पाकिस्तान में। बहुत बढ़िया, खैबर पख्तूनवा में। वो भी अब जन्नत पहुंच गया है और हमास के टेररिस्टों के साथ वहां 72 हूरों का इंतजार कर रहा है। ये यंग ब्लड को आइडेंटिफाई करते थे, उनको टैलेंट करना, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको ग्रूम करना, उनको नर्चर करना। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो और होंगे और हम आपको दिखाते रहेंगे कितने ऐसे लोग अल्लाह को प्यारे, अल्लाह को 72 हूरों का प्यारे होते। एक आतंकी लश्कर, उसकी गला काट दिया था, उसको एलओसी पे उसकी लाश मिली थी, सर कटी लाश, बीहेड कर दिया था, एबडक्ट करके, किडनैप करके। लेकिन अभी 3 महीने में, पिछले 6 महीने में 6 आतंकी मारे गए हैं। हर महीना एक आतंकी मारा जा रहा है। भारत का मकरू चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलव्विस पाया गया है। लेकिन आजकल इतने ज्यादा लोग जन्नत में जा रहे हैं कि अब 72 हूरों की भी वहाँ पे शॉर्टेज हो गई है। भारत जुल्म करता है, तशद्दुद करता है, जाली इनकाउंटर करता है और उसके बाद सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा देता है। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने राब्ता किया नवीद अख्तर, जो कि इस तमाम वाक़े का मरकजी मुल्ज़िम बताया जाता है। 2 cities ऑफ पाकिस्तान, मुरीदके एंड मुजफ्फरपुर, ये दोनों सिटीज में 95% ऑफ द पॉपुलेशन इज लश्कर। नामालूम अफराद, अननोन पर्सन्स, इस वक्त दहशत बने हुए हैं पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। हमारे पास इतने शवाहिद मौजूद हैं कि हम उसको हाईलाइट नहीं करते। हमें चपेट पड़ती है ना बाहर से, फिर हम चीखें मारते। नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर अकरम खान की बात हो रही है, लश्कर का टॉप कमांडर। अब देखिए, पाकिस्तान के अंदर हर हफ्ते कोई ना कोई न्यूज़ आती रहती है कि भाई अननोन गनमैन आए थे, दो बाइक सवार थे और उन्होंने आकर सीधी यहाँ ठोक दी और फिर चले गए। अब पता नहीं उनको इतनी सटीक इन्फॉर्मेशन मिलती कहाँ से। अब ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि रॉ ये सारी इन्फॉर्मेशन देती है, क्योंकि देखिए पहले भी हुआ करता था, 2014 से पहले भी रॉ का नेटवर्क। लेकिन अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में अच्छा खासा रॉ का नेटवर्क मोदी जी के आने के बाद यहाँ पर फैल गया होगा और उनकी जो सटीक इन्फॉर्मेशन है उसी को लेकर यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही है। चाहे पीओके में कोई छुपा हो, चाहे कराची में कोई छुपा हो, चाहे कोई लाहौर में छुपा हो या फिर किसी और जगह पर जाकर छुपा हो, उसकी इन्फॉर्मेशन मिल ही जाती है। और जिसने भी यहाँ पर एंटी इंडिया एक्टिविटी की है उसको ढूंढ कर मारा जा रहा है। और देखिए, देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान में इसको लेकर इतना शोर शराबा हो भी नहीं रहा। मतलब उनको भी अभी भी इतना ट्रस्ट नहीं आ रहा है कि भाई ये कर कौन रहा है। मतलब ये पॉसिबिलिटी वो देख ही नहीं पा रहे। ISI पूरी की पूरी तरीके से यहाँ पर फेल हो रहा है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। एक और साहब, पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एसेट्स, पाकिस्तान आर्मी के क्रिएटेड टेररिस्ट अकरम खान, जो कि एक बहुत बड़ा रिक्रूटर था जिहादियों का, भारत और अफ़गानिस्तान के लिए जिहाद के लिए रिक्रूटमेंट करता था, अकरम खान लश्कर तैयबा का, वो भी अब जन्नत पहुंच गया है और हमास के टेररिस्टों के साथ वहाँ 72 हूरों का इंतज़ार कर रहा है। लेकिन आजकल इतने ज़्यादा
लोग जन्नत में जा रहे हैं कि अब 72 हूरों की भी वहाँ पे शॉर्टेज हो गई है। अजीज़ दोस्तों, 6 पाकिस्तान के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स भी किडनैप हो गए हैं एक बहुत ही सिक्योर्ड बेस कैंप से। नामालूम अफराद, अननोन पर्सन्स, इस वक्त दहशत बने हुए हैं पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए और पाकिस्तान की टेररिस्टों के लिए। और पाकिस्तान में इस वक्त वैसे तो कोई भी महफूज नहीं था, सिर्फ टेररिस्ट महफूज थे, अब वो भी नहीं है। आर्मी महफूज थी, वो भी नहीं है। जैसे कि आर्मी का कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल मारा गया और इस तरह कई लोग आर्मी के कुत्ते की मौत मारे जा रहे हैं। डेरा इस्माइल खान इस वक्त गढ़ बना हुआ है इन अटैकों का। अभी 4 हमले हो चुके हैं। अब डेरा इस्माइल खान में हज ऑयल एंड गैस कंपनी के ऊपर भी अटैक किया है और पाकिस्तान की ISI हैरान है कि हम ऐसा क्या करें कि हम इन चीज़ों को रोक सकें। जैसे कि एक छोटी सी आपके सामने लिस्ट है, वो मैं रख रहा हूँ कि हाफिज़ सईद पे अटैक हुआ 23 जून 2021, 2 बॉडीगार्ड ज़ख्मी हुए जिसमें से एक मर गया। इसके बाद से लगातार अटैक हो रहे हैं। मार्च 2022 में ज़हूर मिस्त्री, कनाडा में रुपदमन सिंह वो मारा गया जो कि एयर इंडिया की बॉम्बिंग 1985 में इम्प्लिकेटेड था। मोहम्मद लाल ISI का ऑपरेटिव नेपाल में मारा गया सितंबर 2022। हरविंदर सिंह सांधू खालिस्तानी टेररिस्ट मोहाली के ऊपर, मोहाली में पुलिस हेडक्वार्टर के ऊपर अटैक में इम्प्लिकेटेड था। लाहौर में ड्रग ओवरडोज से मारा गया नवंबर 2022। हैप्पी संघेरा खालिस्तानी टेररिस्ट मोहाली में जो अटैक में इन्वॉल्व था, उसको इटली में किसी ने मार दिया। नवीद सादिक ISI मुल्तान डिवीज़न डायरेक्टर खानेवाल में जनवरी 2023 में मारा गया। बशीर अहमद पीर हिजबुल मुजाहिद कमांडर रावलपिंडी में 2023 में मारा गया। खालिद रज़ा अल बदर कमांडर कराची में फरवरी 2023। इम्तियाज़ आलम हिजबुल मुजाहिद कमांडर रावलपिंडी में। इजाज़ अहमद आहंगर अफ़गानिस्तान में मारा गया फरवरी 2023। काफ़ी लंबी लिस्ट है। नूर शालाबार, परमजीत पंजवार, अवतार सिंह खंडा, हरदीप सिंह नजर, सरदार हुसैन आराई, रियाज सुखदुल, ज़ियाउर रहमान, मुफ्ती कैसर फारूक, मुल्ला बहादुर, शाहिद लतीफ़ और लेटेस्ट ये था। और अब अकरम खान मारा गया। अजीज़ दोस्तों, कितनी मेहनत से बेचारे पाकिस्तान की आर्मी ये टेररिस्ट तैयार करती है, इतना इन्वेस्टमेंट करती है। ये कौन है नामालूम अफराद जो इनको मार देते हैं? बेचारे पाकिस्तान आर्मी के ऊपर कुछ रहम करें। वो ये क्या क्या करें बेचारे? ये खेती बाड़ी करते हैं, ये बिज़नेस करते हैं, ये एक्सटॉर्शन करते हैं, ये मार्केटों से भत्ता उठाते हैं, ये स्मगलिंग करते हैं, ये फौजी फाउंडेशन वगैरह के बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर चलाते हैं, ये अफ़गानिस्तान और इंडिया में प्रॉक्सी वॉर्स चलाते हैं। ये क्या क्या करें? आप इनको क्यों मजबूर कर रहे हैं कि अपनी ओरिजिनल ड्यूटी सिर्फ नहीं कर रहे हैं ना भाई? तो इतना सारा काम तो कर रहे हैं, अब ओरिजिनल ड्यूटी नहीं कर पा रहे भाई। ये जो आदमी मारा गया है अकरम गाजी, ये 2018 से 2020 तक लश्कर तैयबा का रिक्रूटर था, रिक्रूटमेंट करता था। काला चश्मा लगा के अपने आप को अमिताभ बच्चन समझ रहा है, लेकिन ये आदमी एक्चुअल में एक विलेन था और ये रिक्रूटमेंट करके ये आतंकवाद भड़काता था। इसने बड़ा काम किया आतंकवाद को भड़काने में। साथ में ये आदमी इंडिया के खिलाफ बहुत बोलता था। टारगेट तो था ही इंडिया के, लेकिन जिसने भी काम किया बड़ा अच्छा किया। बहुत दिन से नजर में था हमारे इस आदमी को। वैसे तो ये आतंकवाद वगैरह का जो काम होता है, इसमें जितने लोग होते हैं सारे ऐसे ही मरते हैं मौत। इससे पहले भी पिछले संडे, मतलब इस संडे, सॉरी माफी चाहूंगा, इस संडे एक ख्वाजा शहीद नाम का आदमी जो सुजवान टेरर अटैक में शामिल था, वो भी निपट गया था। ये अननोन गनमैन ने किया था। ये अननोन गनमैन जो काम कर रहे हैं ना बाबू, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। धीरे धीरे देखते रहिए, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो और होंगे और हम आपको दिखाते रहेंगे
कितने ऐसे लोग अल्लाह को प्यारे, अल्लाह को नहीं 72 करोड़ का प्यारे होते हैं, और ऐसे ही ये धीरे धीरे करके जाते रहेंगे, भारत के दुश्मन खत्म होते रहेंगे। इंडिया करवा रहा है कि नहीं, इस पर अब तक पाकिस्तानी ही इस पर उंगली नहीं उठा रहे इंडिया पे, इस पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अब तक उंगली नहीं उठाई है इंडिया पे। तो हम कौन होते हैं बोलने वाले कि इंडिया करवा रहा है? पाकिस्तान की गवर्नमेंट आरोप लगा रहे, हम फिर उसके बाद जवाब देंगे इसका।